7 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनका ब्रेन जो है वो किस तरह से फंक्शन करता है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। We the human beings are made of three things: body, brain, soul. जिनके माइंड का स्ट्रक्चर अभी बन रहा है उसके ब्रेन का, उनके लिए क्या नीड्स हैं डाइट के हवाले से। फिजिकल स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन हो रही है उस टाइम पे हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इट्स अ नेचुरल थिंग कि आजकल ऑर्गेनिक चीज़ें आपको मार्केट में नहीं मिलती, वो तो हम चलें उसको अंडरस्टैंड करते हैं। स्पीच डिले बहुत कॉमन है आजकल बच्चों में। ये जो स्पीच डिले है इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। बच्चा एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन कर रहा है तो वो उस पर ऑटोमेटिकली स्पीच डिले आएगा। पूरी दुनिया जो है ना वो जापानीज नेशन को एडमायर करती है कि उनके बच्चों की जो स्किल्स है ना वो बड़ी अच्छी डेवलप हुई होती है। उनका बच्चा छोटे होते से ही अपने काम खुद करना सीखता है। क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनको अगर फॉलो करें पेरेंटिंग के रोल में तो वो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं? अटेंशन, अफेक्शन एंड एप्रिसिएशन। कोई भी जो इमोशन पीक पे होता है इंसानी नफ्सियात का, चाहे वो एंगर का हो, टेंट्रम्स हो, क्राइंग का हो, उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है ना वो 7 to 8 मिनट्स होता है। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट लिव विद पर्पस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद महमूद। आज हमने शो में पाकिस्तान की एक माया नाज साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात, उनको दावत दी है। उनकी ख़ास तौर पर स्पेशलिटी है वो बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, ऑटिज़म का शिकार हैं या स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनकी नफ्सियाती मसाइल क्या होते हैं और उनकी रिहैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन किस तरह से करनी है। तो वो इस सिलसिले में अरसा 20 साल से काम कर रही हैं। हमने आज उनसे रिक्वेस्ट की है, उनको दावत दी है। डॉक्टर अफाफ मंजूर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैम, इससे पहले कि हम जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनकी नीड्स के हवाले से बात करें, हम बात करते हैं जो 7 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं, उन बच्चों में क्या कॉमनैलिटीज़ हैं, उनका ब्रेन जो है वो किस तरह से फंक्शन करता है, और जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों को डील करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। राशिद, मेरा ख्याल है आपका क्वेश्चन बहुत ब्रॉड है। 7 years is a too long period. ओके, हम पहले बात कर लेते हैं कि जो 2-3 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उनको किस तरह से डील करना है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो 3 से 7 साल की उम्र के बच्चे हैं वो एक बिल्कुल अलग तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। तो टेरिबल टूज से बाहर आते हैं तो वो और तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। तो हम बिल्कुल टोडलर्स की बात करें। जो आपने सवाल किया कि उनका ब्रेन किस तरह से वर्क कर रहा होता है, बेसिकली तो आप देखिए कि वही द ह्यूमन बींग्स आर मेड ऑफ 3 things. Actually is one of our body and one is our brain and third one is our soul. So हम इन तीनों चीज़ों का जब एक मिक्सचर बनता है तो we are the human beings with that. Early years of child like 0 to 5 years are very very important. तमाम रिसर्चेस यही बताती हैं कि जो पहले 5 साल हैं बच्चे के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू देयर ब्रेन डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ तो शायद उनकी चलती रहती है ना, मतलब 17-18 ईयर्स तक उनकी फिजिकल ग्रोथ होती है, और उसके बाद ब्रेन के जो कॉग्निटिव कई स्किल्स होती हैं उसको आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है बेसिकली वो बच्चा जब माँ के पेट में होता है, लाइक 2.5 months 3 months से उसकी डेवलपमेंट का पीरियड शुरू हो जाता है, और ऑलमोस्ट 3.5 और मैक्स 4 years तक उसका जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का वो कंप्लीट हो जाता है। इस स्ट्रक्चर से डॉक्टर साहब क्या मुराद है? फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर इसका मतलब ये है कि उस फिजिकल स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन हो रही है उस टाइम पे हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए कि जब जैसे बज़ाहिर तौर पे हमें ये नज़र आता है कि बच्चा 6 माह की उम्र तक जो है वो बैठना अभी नहीं सीख रहा होता, या नेक होल्डिंग वो 3-4 महीने तक नहीं सीख रहा होता। दैट्स वेरी टेंडर टू हैंडल द चाइल्ड। बहुत टेंडर होता है, उसके हम बड़ा एहतियात करते हैं कि कहीं इसकी कोई बाजू ना मुड़ जाए, इसकी गर्दन ना झटका लग जाए। तो इसी तरह से आप ये समझ लीजिए कि वो जिसकी ब्रेन स्ट्रक्चर की ग्रोथ हो रही है वो भी बहुत सेंसिटिव है, आपने उसका भी बहुत ख्याल रखना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो फिज़िकल के हवाले से ख्याल रखना है, जैसे बच्चों को जो है आप जंप्स कराते हैं, बहुत ऊंची ऊंची से हवा में उछालते हैं, उससे बच्चे का जो ब्रेन है वो शेकिंग सिंड्रोम उसके अंदर आ सकता है, जो कि बहुत सारी लेटरल डिसऑर्डर्स या डिसेबिलिटीज़ का भी बाइस बन सकता है। लेकिन ये तो एक फ़िज़िकल उसका एस्पेक्ट हो गया। उसमें साइकोलॉजिकली और इमोशनली बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना एट दैट टेंडर एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये समझते हैं या ख्याल करते हैं पेरेंट्स कि शायद ये तो बच्चा है, अभी इसको कुछ समझ नहीं आ रही है और इसकी सीखने की उम्र है, लेकिन ये आराम आराम से सीखता रहेगा, या इसके कुछ इमोशंस नहीं होते हैं, हम इसे कुछ भी कह देते हैं, डांट देते हैं, इसको सुनाई नहीं देता, ये बस अपने कामों में खेल में लगा हुआ है। देखिए बच्चा जो है ना, अगर आप सुनने की बात करते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने हमें इंसानों को जो 5 सलाहियतें दिए हुए हैं, जिसको आप 5 गेट्स ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, जिसे आप हिस्से कहते हैं।
तो उसमें जो सबसे पहली हिस्स बेदार होती बेदार है, वो होती सुनने है वो सुनने की है। ठीक है, तो यानी बच्चा माँ के पेट से ही सुनना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि हम ये ज्यूम करें कि बच्चा सुन नहीं रहा, वो जो कुछ उसके सामने हो रहा है या उसके माहौल में चीज़ें चल रही हैं वो उन पे ध्यान नहीं देता या उसके कान तक जाती नहीं है, और सिर्फ कान तक नहीं जाती ना, उसके दिल और दिमाग तक भी जाती हैं। तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहली चीज़ तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद हमारा ये ख्याल कि हम बच्चे को शायद एक हमारा क्लोज इंटरेक्शन है बच्चे के साथ और एक बच्चे का इन्वायरमेंट है। क्लोज इंटरेक्शन से मुराद ये है कि बच्चे को मैं पास उठाता हूँ, उस टाइम मैं उससे क्या बात कर रहा हूँ, उससे मैं क्या गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं बहुत कडल भी करती हूँ एज ए मदर या एज ए फादर। मैं समझता हूँ कि मैं उसको बहुत उसके साथ खेल रहा हूँ और वो सब कुछ में जो उसके साथ टाइम क्लोज टाइम स्पेंड किया वो बहुत अच्छा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब बच्चा अपने उसमें प्ले एरिया में है या फिर किसी और एक्टिविटी में और हम बड़े आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हमारा ख्याल होता है कि शायद अब बच्चा तवज्जो नहीं दे रहा, अब बच्चा नहीं सुन रहा। हाँ, हो सकता है कि वो रिस्पॉन्ड ना करे क्योंकि उसके रिस्पॉन्ड करने की जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप नहीं हुई होती, लेकिन उसकी रिसेप्शन स्किल्स जो हैं, जो रिसीव करने की स्किल्स हैं, उस टाइम हाइट पे होती हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो अल्लाह ताला ने उस स्टेज में डाली हुई है, क्योंकि लर्निंग बहुत फास्ट है ना, तो वो क्यूरोसिटी है, टू नो अबाउट द थिंग्स। तो क्यूरोसिटी जितनी ज़्यादा होगी आपकी तवज्जो उतनी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आप और मैं किसी भी चीज़ के बारे में, नई चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो 4 चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में हो रही होंगी, हम उन 4 में से उसको ज़्यादा फोकस करेंगे जिसको हम सीखना चाह रहे हैं, जानना जिसके बारे में मुतजस्सिस हैं, खुद बिल्कुल तजस्सुस है। अच्छा, आपने डॉक्टर साहब फिजिकल स्ट्रक्चर की और ग्रोथ की बात की। यहाँ पर हमने एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस देखी है माओ में, हमारे कल्चर में, कि वो कोई हार्ड सरफेस यूज़ करती हैं कोई पर्टिकुलर शेप देने के लिए हेड को। तो मुझे ये बताइए कि मेरे जहन में अभी सवाल आया कि उससे बच्चे की वो जो उसका ब्रेन है, उसकी स्ट्रक्चरल ग्रोथ किस तरह से इम्पैक्ट होती है, या उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं ये? नहीं, बिल्कुल वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देखिए, एक ख़ास हद तक तो आप देखिए बच्चे की कंफर्ट के लिए आप उसको जैसे आप थोड़ा सा लपेट के और उसको ये महसूस होता है कि मैं सेफ़ हूँ, तो वो तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप हार्ड सरफेस या ये बहुत ज़्यादा कोई जैसे लकड़ी के टुकड़े बांधना और वो कोई ऐसी चीज़ें लपेटना सर के गिर, जैसे अक्सर हम देखते हैं कि जिसका सर ठीक बन जाए, इसके पीछे से सर की शेप ठीक हो जाए, आगे से हो जाए, नाक ठीक हो जाए, ये जो चीज़ें हैं ये अक्सर बच्चे के साथ जो है वो ज़्यादती, आप ये समझ लीजिए उसकी ग्रोथ एक जो पैटर्न हो रहा है उसको आप रोक देते हैं। अब अगर वो दबाव किसी जगह पे ज़्यादा आ गया, अब फॉर एग्जांपल हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि स्पीच से रिलेटेड है, जो कि लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है, वो आपके ब्रेन के फ्रंट पे है। ठीक है, अब जब ये वाला एरिया प्रेस अप करेंगे तो अब इसका मतलब है कि आप कोई भी चीज़ जो है वो डैमेज कर सकते हैं बच्चे की, और उस रिजल्टेंटली बच्चे की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। सो इसका मतलब है कि आपको बहुत एहतियात करनी है। आप डिज़ाइन अच्छा बन जाए, फंक्शनैलिटी हो या ना हो, उस पे ज़्यादा बिल्कुल। तवज्जो। और हमने देखे, आप देखिए कितने ही आप ये देखें कि जो बच्चे कॉग्निटिवली भी बिलो होते हैं, वो शायद उनके सर की शेप बहुत अच्छी बनी होती है लेकिन वो उस तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहे होते। राइट। और डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि 3.5 साल तक जो आपका ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रही होती है, बन रहा होता है, तो इस एरिया में माल न्यूट्रिशन जो है वो स्टंटेड ग्रोथ का बायस बनती है, और ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो इस एज के बच्चे हैं जिनके माइंड का स्ट्रक्चर अभी बन रहा है उसके ब्रेन का, उनके लिए क्या नीड्स हैं डाइट के हवाले से? बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। देखिए, जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसका और आपकी गट हेल्थ का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। जिस तरह से आपकी बाकी बॉडी को अप्रोप्रिएट ग्रो करने के लिए फूड और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इस तरह से आपकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको आप जहनी सलाहियत कहते हैं आम ज़ुबान में, उसको भी डेवलप होने के लिए या अच्छे अंदाज में ग्रो करने के लिए एक हेल्दी डाइट की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में मोस्टली पेरेंट्स कोशिश करते हैं, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी डाइट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अच्छी डाइट होती नहीं है, जो कि आजकल हम देख रहे हैं। एक तो इट्स अ नेचुरल थिंग कि आजकल ऑर्गेनिक चीज़ें आपको मार्केट में नहीं मिलती, वो तो हम चलें उसको अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स खुद ज्यादती कर रहे हैं बच्चों के साथ, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जंक फूड, यानी जंक फूड देना, स्नैक्स बच्चों को शक्ल में, फूड्स, चॉकलेट्स। व्हाट इज़ द बेस्ट फूड टू गिव टू दोज किड्स जो इस एज में है, जिनका ब्रेन जो है वो उसकी स्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रही है, एक
तो उनके लिए बेस्ट फूड्स क्या हैं? देखिए, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, बट विद माई एक्सपीरियंस जो मुझे लगता है कि बच्चों को इस एज में अच्छी फूड होनी चाहिए, उसमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स ही हैं। यानी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे उसमें होने चाहिए, और ख़ास तौर पे आपकी प्रोटीन्स बहुत मैटर करती हैं। प्रोटीन्स, अच्छी प्रोटीन्स और अच्छे फैट्स। प्रोटीन से मुराद ये है कि मीट, बहुत सारी अदर फूड्स होती हैं, जैसे कि कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर अच्छे प्रोटीन्स मिल जाते हैं, दालों में अच्छे प्रोटीन्स मिल जाते हैं, एग्स में अच्छे प्रोटीन्स मिलते हैं। एग्स ज़रूर बच्चों को खाने चाहिए, 2 एग्स अ डे आर गुड इनफ। मतलब आप ये समझ लें कि बल्कि हर औरत को भी खाने चाहिए और हर बच्चे को भी खाने चाहिए। इसी वजह से गुड फैट्स, अब गुड फैट्स का मतलब ये है कि वो ऑयली फ्राइड चीज़ें नहीं, वो फिर आपके लिए जंक में चली वो तो शायद मिल्क से भी मिल जाते हैं बच्चों को, फैट्स मिल जाते हैं, तो दूध भी पी रहे होते हैं। बिल्कुल फैट्स उससे मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे को दूध चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली गुड फैट्स के लिए दूध के अलावा कुछ देने की जरूरत गुड फैट्स या है? के अलावा आप मक्खन ले सकते हैं, आप घी, देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर द वेरी गुड सोर्सेज ऑफ गुड फैट्स। और इस तरह से जो आप मीट लेते हैं, जैसे रेड मीट है, उसमें भी कुछ जो है वो होती है अमाउंट गुड फैट्स की, और उस एज में आपको बिल्कुल देने चाहिए। यानी जैसे हमारा ख्याल होता है कि रेड मीट जो है ना वो ठीक नहीं होता, लेकिन छोटे बच्चों के लिए रेड मीट अच्छा होता है। लाइक जैसे वो 1.5-2 साल के बाद अपनी जो सॉलिड डाइट पे आते हैं, तो उनको इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के अंदर दें, बजाय इसके कि आप फैंसी डाइट्स जो कि रिलैक्स और ये जो बने हुए होते हैं, कर्ड्स बने हुए होते हैं, और इसी तरह से चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं, प्रोसेस्ड फूड्स कम से कम दें। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप कम दें। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें, जितना बच्चा मीठा इस्तेमाल कर रहा होगा उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो आपके इंसुलिन लेवल्स सारे बढ़ा देता है। तो मीठा बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्या, जितने हाइपर एक्टिव बच्चे आजकल आ रहे हैं? देखिए, मीठा जो है ना, मीठे की असल शक्ल जो है ना वो नेचुरल डाइट के अंदर ही होनी चाहिए। जैसे कि फ्रूट्स में आप ले रहे हैं, इंसानी जिस्म को उतना ही मीठा काफ़ी होता है जो कि नेचुरल, जितना नेचुरली उसको फूड से मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। जैसे अच्छे फ्रूट्स हैं, मीठे फ्रूट्स हैं, उसमें ले लेता है, उसमें से मीठा आ जाता है। दूध में मीठा होता है, रोटी में मीठा होता है, यानी जिसको आप मीठा कहते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें जो बॉडी को ज़रूरत होती है वो मिल जाती है। अब दूध है, उसमें अगर आप चीनी बहुत ज़्यादा डाल के देते हैं तो वो दूध के जो एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से माएँ, मैंने देखा है कि अक्सर वो दूध के अंदर जो है वो जामे शीरी का कुछ वो जो रेड सा होता है शरबत वगैरह कुछ इस तरह का डाल देना, या फिर कुछ और मुझे इससे बेहतर है कि आप उन्हें जो है फ्रूट्स का शेक्स बना दें। इन चीज़ों की वजह से छोटे बच्चों में डायबिटीज़ भी बहुत कॉमन हो गई, बहुत सही हो रही है। हाइपर एक्टिविटी इज वेरी हाइपर एक्टिविटी बहुत, स्पीच डिले इज वेरी कॉमन नाउ। और ये स्पीच डिले की आपने बात की डॉक्टर अफाफ, ये भी स्पीच डिले भी जो है ये किस तरह से ट्रिगर होती है, उसकी क्या रीजंस क्या होती हैं? स्पीच डिले बहुत कॉमन है आजकल बच्चों में। अच्छा देखिए, ये जो स्पीच डिले है इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। स्पीच डिले को अक्सर हम मुख्तलिफ बाकी डिसऑर्डर्स के साथ कंफ्यूज भी कर देते हैं, लेकिन स्पीच डिले के पैटर्न्स से हमें बता देते हैं बच्चे के अंदर कि ये स्पीच डिले है। स्पीच डिले का मोस्ट कॉमन होने में जो रीज़न्स हैं उसमें एक मोस्ट कॉमन रीज़न जो है आजकल स्क्रीन टाइम है। एक तो है बायोलॉजिकल, यानी बायोलॉजिकली बच्चे के अंदर कोई ऐसी इम्पेयरमेंट है जिसकी वजह से बच्चा नेचुरली स्पीच डिले पे है। वो बाज़ का जेनेटिक भी हो सकती है, और उसकी ड्यूरिंग ब्रेन डेवलपमेंट के ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इम्पेयरमेंट आ सकती है, जिसकी वजह से उसके अंदर स्पीच डिले या स्पीच डिसऑर्डर्स के कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और एक है आपका इन्वायरमेंट, जिसमें आजकल सबसे ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन है। सो अगर बच्चा एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन कर रहा है तो वो उस पर ऑटोमेटिकली स्पीच डिले आएगा। अब उसकी रीजंस क्या है, ऐसा क्यों होता है? देखें, जो स्क्रीन है ना, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन है और सम टीवी वॉल स्क्रीन जो भी आप यूज़ करते हैं, ये टैब है कुछ भी है, वर्चुअल वर्ड्स। अब वर्चुअल वर्ड और फिजिकल वर्ड में बहुत डिफरेंस है। इसकी मैं कॉमन मिसाल ये देती हूँ कि एक बॉल जो बच्चा उसको जंप होते हुए देख रहा है स्क्रीन में, उस बॉल को स्क्रीन में देखना और बच्चे के हाथ में बॉल पकड़ा दें, कितना डिफरेंट है। उसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है। एक तो ये है कि वो उसको वॉच कर रहे, देख रहा है, नज़र का इस्तेमाल कर रहा है, और हो सकता है दूसरा साउंड। और कुछ बच्चे तो आजकल साउंडलेस भी देखते हैं स्क्रीन्स, यानी आवाज़ नहीं आ रही होती, सिर्फ विजुअल्स आ रहे होते हैं। लेकिन जब फिजिकली आप बच्चे को पकड़ाते हैं तो आप देखिए कितनी चीज़ें, क्यूरोसिटी है, उसको घुमाएगा, देखेगा, थ्रो करेगा, कैच करेगा, हो सकता है कि वो कैच आपको भी करवा दे, तो उसका ह्यूमन इंटरेक्शन भी हो गया। कितनी चीज़ें हैं जो उसने अपने एनवायरनमेंट से सीख ली। अब मैं कल परसों एक वो देख रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा था, बड़ा मज़े का। वो मैंने देखा कि वो लिखा हुआ था उसने कि व्हेन वी वर किड्स एट द एज ऑफ 3
वो उसने मुंह पे मट्टी लगी हुई थी, तो कि मैं 3 साल की उम्र में मट्टी खाता था और आज का 3 साल का बच्चा जो है ना वो ऐप्स डिफरेंट यूज़ कर रहा है और वो ओपन कर लेता है, और मुझे तो ये अकल ही नहीं थी और मैं मट्टी खा रहा होता था। सो आप ये दैट वाज मच बेटर। हाँ, that was आप much नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, नेचर के करीब थे, और वो बेहतर था। मट्टी से खेलना ऐप्स से खेलने से बहुत बेहतर है। और मैं अपने ऑडियंस को, और ख़ास तौर पर जो माएँ, जो ख़वातीन सुन रही हैं, बच्चों को एनकरेज करें कि वो मट्टी से खेल लें। अच्छा, इसमें मैं ये भी मैसेज देना चाहती हूँ पेरेंट्स को कि एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि अच्छा स्क्रीन टाइम कब शुरू करें फिर? ये मैं डॉक्टर अफाफ स्क्रीन टाइम पे बाद में आऊँगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये स्पीच डिले वाला जो सब्जेक्ट है हम इसको थोड़ा सा कवर करके इसको रैप अप कर लें। जो बच्चे स्पीच डिले का शिकार हैं उनको कब मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, कब उन्हें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, और उससे पहले उनको क्या करना चाहिए पेरेंट्स को अगर उनको लगता है, और स्पीच डिले को आप थोड़ा सा डिफाइन भी कर दें कि कब तक अगर बच्चा नहीं बोल रहा तो वो स्पीच डिले का शिकार है। एक चीज़ हो गई, और दूसरा कब उन्हें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, और उससे पहले घर पे पेरेंट्स के करने वाले काम क्या हैं अगर उन्हें लगता है, या आप बताएंगी कि अगर वो उस कैटेगरी में बच्चा फॉल कर रहा है कि वो स्पीच डिले का शिकार है। अच्छा, इस पे ये है कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पीच डिले है क्या ना, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें लगे कि ये स्पीच डिले है। स्पीच डिले 3 तरह से आपके सामने आ सकता है। एक तो ये कि बच्चे ने बोलना ही लेट शुरू किया। फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चा आम तौर पे 9 माह से लेके तो कोई 15 माह की उम्र तक पहला लफ्ज़ अपना बोलना सीख लेता है। छोटा लफ्ज़ मामा बाबा कहना या कोई भी जो उसकी फेवरेट चीज़ है उसका नाम लेना वो शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है कि उसने टाइमली वो लफ्ज़ बोल लिया या नहीं बोला। अप टू 15 मंथ्स उसके पास मार्जिन होता है कि वो पहला लफ्ज़ अपना क्लियर वर्ड बोल लेते हैं। अब एक चीज़ है कि बच्चा बोला ही लेट। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बच्चा बोलता है लेकिन उसकी जो साउंड्स हैं वो क्लियर नहीं होती हैं। वो कोशिश करता है लेकिन साउंड्स वो क्लियर नहीं कर पाता, और वो साउंड्स कब तक क्लियर नहीं कर पाता, आप उसे मार्जिन दे सकते हैं 2-2.5 साल की उम्र तक। यानी उसके पास लफ्ज़ हैं लेकिन वो बहुत क्लियर साउंड्स पे नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं है कि वो 1 या 2 लफ्ज़ों की वोकैबुलरी को क्लियर नहीं कर पाता, बल्कि तमाम लैंग्वेज ही उसकी जो है उसमें साउंड्स में प्रॉब्लम है। यानी छोटे बच्चे वैसे तो जब नया बोलना सीखते हैं, जैसे पानी है तो उसको मानी कह दिया, लेकिन ये तोतलेपन की बात कर रही है, तोतलापन भी स्पीच डिले में आता है? नहीं, मैं उस पर हम बाद में बात करते हैं। दैट इज स्टैमरिंग, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा, अब ये चीज़ है कि वो मुसलसल हर लफ्ज़ को ही मुख्तलिफ अंदाज से उसका साउंड कभी ओमिट कर देता है कोई एक बीच में से, या ऐड कर देता है साउंड। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वो उसने बात करने को यानी वो उस पास लैंग्वेज नहीं है, यानी साउंड्स है लेकिन वोकैबुलरी ऐड नहीं होती उसके पास, लैंग्वेज ही नहीं आती है, इशारे से बता देता है लेकिन उसके पास लफ्ज़ नहीं आते हैं, वो नए लफ्ज़ नहीं सीख पाता। जैसे हम ये कह लेते हैं कि जो बच्चा 2.5-3 साल का है उसके पास आम तौर पे मोस्टली जो है वो 200 से 500 लफ्ज़ की वोकैबुलरी होती है, और बाज़ को इससे ज़्यादा भी होती है, लेकिन मिनिमम उसके पास कुछ 150-200 लफ्ज़ तो होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो वोकैबुलरी ही नहीं सीख पा रहा। तो ये 3 निशानियां हैं क्लियरली कि ये बच्चा फिर स्पीच डिले में फॉल करता है। अब ये सवाल कि पेरेंट्स को कब कांटेक्ट करना चाहिए। देखिए, आम तौर पे हमें 1.5-2 साल तक माओं को बहुत क्लियर नज़र आना शुरू हो जाता है कि मेरा बच्चा जो है वो नॉर्मल पैटर्न्स पे डेवलप नहीं कर रही है उसकी स्पीच। तो आप उसको मैक्सिमम 2-2.5 साल तक का मार्जिन दें। लेकिन जो ही बच्चा 2.5 साल से 2.25 साल है, क्योंकि देखें 3 साल की उम्र में उसने स्कूलिंग का एक तरह से हम यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं कि 3 से 3.5 साल की उम्र में बच्चा प्री स्कूल टाइप जो है वो शुरू हो जाता है। और स्कूल्स की रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चे को बोलना आता हो, क्योंकि हमारे स्कूल्स बहुत ट्रेडिशनल हैं। दे डोंट अकोमोडेट स्पेशल नीड्स ऑफ द किड्स। वो चाहते हैं कि हमें बिल्कुल एक सिमिलर पैटर्न पे मिला हुआ सारा बच्चा जो है ना वो तैयार हुआ हुआ बच्चा जिसकी कोई प्रॉब्लम ना हो, हम वो वाला बच्चा लें। सो पेरेंट्स बहुत डिफ़िकल्टी फिर तब फेस करते हैं। और बाज़ औक़ात तो अक्सर फैमिलीज़ इसी में कि इसके बाप लेट बोला था, इसके चाचू लेट बोले थे, इसके मामू लेट बोले थे, तो हो सकता है ये होता है फैमिलीज़ में डिले स्पीच भी होती है। मतलब इट्स अ पैटर्न की फैमिली। अच्छा, जेनेटिक भी है? हाँ, बिल्कुल जेनेटिक होती है। लेकिन आप ये देखिए कि जो ट्रॉमास या सफरिंग्स आपके पेरेंट्स ने की हैं या किसी और बड़े ने की हैं, आप क्यों चाहते हैं कि आपके बच्चे भी सफ़र करें? क्योंकि स्पीच की वजह से, देखिए स्पीच या कम्युनिकेशन वो चीज़ है जो आपके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करती है। When you are unable to communicate clearly, you are emotionally low. आप साइकोलॉजिकली डाउन होंगे, आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस कम होगा। सो कम्युनिकेशन इज़ द की टू द कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर अफाफ, जो मेरे सवाल का आखिरी हिस्सा था कि कब उन्हें मेडिकल अटेंशन चाहिए होती है, और उससे पहले पेरेंट्स हैं वो घर पे क्या कर सकते हैं, क्या वो तरीके इख्तियार करें कि उनका बच्चा अव्वल तो स्पीच डिले का शिकार ना हो, और अगर उन्हें लग रहा है कि उसमें स्पीच डिले आ रहा है
तो वो इनिशियली घर पे क्या इनिशिएटिव्स लें, क्या करें? देखिए 2.5 यानी 2.5 साल की उम्र तक आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और मैक्सिमम अपने बच्चे को 3 साल तक का मार्जिन दे सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप देते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मैंने जैसे कहा कि उसकी जो ग्रोथ ब्रेन ग्रोथ का डेवलपमेंट का पीरियड है उसके अंदर आप उसको कोई इंटरवेंशन देते हैं तो उसका इफेक्ट जल्दी आता है, बजाय इसके कि वो उसका मैच्योर हो जाए उसके सारे ग्रोथ के जो पैटर्न्स हैं और उसके बाद आप इंटरवेंशन करें तो होती तो है तब भी काम करती है, लेकिन कहते हैं ना अर्ली द बेटर। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले पेरेंट्स घर पे क्या करें इस चीज़ को? देखिए घर पे स्पीच डिले के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप स्क्रीन टाइम को अपने बिल्कुल कट ऑफ करें बच्चे को। ओके। मैं इसलिए तभी बात करना चाहती कि इट्स वेरी मच डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पीच डिले। अच्छा, मैं 2 साल तक की उम्र तक बच्चा जो है ना वो आपका 0 स्क्रीन Okay. आवर्स होने चाहिए उसके, यानी उसको 1.5 से 2 साल की उम्र तक आपने स्क्रीन नहीं देनी है। अभी बज़ाहिर में बहुत मुश्किल लगता है, मेरे पास जब माएँ आती हैं तो वो कहती हैं जी बच्चा खाना ही नहीं खाता, बच्चा जो है ना ये इसको हमने किसी एक्टिविटी हम कहीं जाते हैं तो हमें टिक के बैठने नहीं देता, फिर हमें मजबूरन देना पड़ता है। ऐसा नहीं है पेरेंट्स, ये हमने उनके अंदर डेवलप किया है। सो अगर इट्स जस्ट लाइक अ हैबिट, इफ़ इट इज़ अ हैबिट तो हैबिट हम चेंज कर सकते हैं। आपने पहले गलत कर दिया, दैट्स ओके। अब आपको थोड़ा ज़ाहिर ऑफ कोर्स वो टेंट्रम्स आएंगे, लेकिन आपको उसको कंट्रोल करना होगा, आपको उसको एब्जॉर्ब करना होगा और 2, 4, 6 दिन की प्रैक्टिस से बच्चा वापस उस प्रैक्टिस पे आ जाएगा और आप उसको और अल्टरनेट ये हर चीज़ में टेंट्रम आते हैं। हमने पेरेंटिंग में देखा कि आपने जब उसको फीडर भी छुड़वाना है और ग्लास पे लेके आना है तो very good टेंट्रम example, आएंगे। very good और example. अब ये तो नहीं कर बच्चा सकते feeder कि नहीं बच्चा छोड़ना टेंट्रम चाहता। शो कर रहा है तो वो टॉयलेट ट्रेनिंग में आप देखिए हाँ, कितने- हर चीज़ में कितना मुश्किल टेंट्रम्स होता है आते parents हैं। को। तो ये तो नहीं आप कर सकते कि वो 10 साल तक फीडर लेके स्कूल में फिर रहा हो, तो बिल्कुल। इसलिए ये ज़रूरी है। और मैं अब स्क्रीन टाइम पे आना चाहता हूँ डॉक्टर अफाफ। मुझे ये बताइएगा कि किस आपने एक उसका पहला जो पार्ट है वो खुद से आंसर कर दिया कि 2 साल के बच्चे को तो आपने स्क्रीन देनी ही नहीं है। बिल्कुल नहीं देनी। ये आप मोबाइल स्क्रीन की बात कर रही बिल्कुल, हैं। मोबाइल व्हाट अबाउट स्क्रीन टीवी? और अगर टीवी घर में टेलीविजन चल रहा स्क्रीन है, का मतलब है कि टीवी किसी भी किस्म की स्क्रीन किस्म की है। स्क्रीन। वो देखिए, यूजुअली घर ये में- करते हैं कि घर पे टीवी चल रहा है और बच्चा भी देख रहा है बैठ के उसमें, ख़ास तौर पे जब एड्स आते हैं तो क्योंकि वो ट्रांजिशन बहुत तेज़ हो रही होती है, कलर्स बहुत सारे नज़र आ रहे होते हैं तो वो बहुत अटेंटिव होकर देखना शुरू हो जाता है। देखिए ऐड आता फिर है आपको खुद भी नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, देखिए डिफरेंस है। जब ऐड आती है ना टीवी में तो वो ऐड आती है कोई आधे घंटे बाद। अब मैंने देखा कि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं 3 साल से छोटे बच्चे, वो एड्स जब आते हैं तो वो उसकी तो तरफ वो ज़्यादा बिल्कुल focus करते हैं। ज़्यादा Music फोकस होता है करते हैं, उसमें, म्यूजिक उनके होता है colours उसमें होते हैं, या उसकी तरफ attract कलर ज़्यादा होते हैं, वो फोकस और वो करते हैं। ऐड मैक्सिमम जो है 1.5 से 2 मिनट मैक्सिमम, बाज़ का तो 1 मिनट का ही होता है। तो वो आया, बच्चे ने देखा और उसकी ध्यान हटा और वो चला गया। अब जो बाकी स्क्रीन वो देख रहा है जो कि हमने स्पेसिफिकली उसकी ही चॉइस की रखी, तो वो कार्टून्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आपको याद है राशिद, जब हम छोटे थे तो टीवी पे जो कार्टून्स लगा करते थे उनकी ड्यूरेशन क्या होती थी? आधे घंटे का आधा duration घंटा। होता था और मुझे उनके नाम अब तक याद हैं कि वो कौन से निंजा टाइटल्स थे या वेरी मच अप्रोप्रिएट। यानी बच्चा जब 3 साढ़े 3 साल का होता है और उसके बाद लेके आप कह लें कि हमारे कार्टून्स, वैसे तो हम अभी भी कार्टून्स देखना पसंद करते हैं, लेकिन लाइक 10-12 ईयर्स तक हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे और हम बाकायदा बैठते थे कि कार्टून्स लगने हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो ½ एन आवर का होता था। ½ एन आवर सुबह मॉर्निंग में अक्सर वो होता था कि बच्चे स्कूल जाने से पहले देखते थे, मुझे तो ये याद है। ठीक है, हम वो स्कूल जाने से पहले ½ एन आवर का या 15-20 मिनट का एक स्लॉट होता था। उसके बाद एक शाम को लगा करते थे 7 साढ़े 7 बजे के करीब। अच्छा, अब देखिए कितने दोनों बेस्ट टाइमिंग्स हैं कि बच्चे को ब्रेक भी मिल गई, बच्चे ने वो रिफ्रेश भी हो गया और एक टाइम है जिसमें बच्चे ने वो कार्टून देखा और बस ख़त्म हो गया। अब ये मसला मोबाइल स्क्रीन्स और ये जो स्क्रीन्स हमारी, इसकी तो लिमिट नहीं है ना। हर चीज़ इतनी कमर्शलाइज हो गई कि अब तो चैनल्स हैं जो 24 घंटे कार्टून दिखा रहे हैं और 20 चैनल्स हैं एंड सेम गोज विद द फोन। इट्स अबाउट द मेन स्ट्रीम मीडिया। लेकिन आप सोशल मीडिया देखें तो वहाँ तो आपके पास कोई है ही नहीं ना, कोई लिमिट ही नहीं है। आपको लिमिट ही नहीं है तो आप repeat पे लिमिट। लगा अच्छा, सकते हैं। 3 साल के बच्चे को तो बिल्कुल स्क्रीन टाइम 2 साल तक, उस 2 साल से ऊपर का जो बच्चा है उसका स्क्रीन टाइम विद एज किस तरह से वेरी करना चाहिए, वो अगर आप उस पर थोड़ा सा कमेंट देखिए 2-2.5 साल के बाद आप बच्चे को इन टोटल 1 घंटा 1.5 घंटा दे सकते हैं। लाइक 5-7 ईयर्स तक आप उसको 1.5 घंटा तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप ये कोशिश करें, खासतौर पे जब छोटा बच्चा है, जैसे 2 साल के ऊपर बड़ा बच्चा हो गया, 2.5 साल का हो गया और वो 4 साल तक है, उसमें को व्यूअरशिप होनी चाहिए। यानी सिर्फ बच्चा बैठ के ना देखे, पेरेंट्स भी उसके साथ बैठ के देखें। अब क्या होता है ये ना बच्चे को ना हो पेरेंट्स को एडिक्शन हो जाए। नहीं बिल्कुल नहीं होगी। जब आपने टाइम स्लॉट डिसाइड कर लिया कि हमने आधा घंटा देखना है, फिर कोई 3-4 घंटे बाद आधा घंटा देखना है, तो पेरेंट्स को एडिक्शन नहीं होगी। उसमें होगा क्या, व्हाई आई एम सेइंग सो, उससे ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ 2 लोग मिल के बैठ के देखते हैं तो माँ या बाप उस पर गुफ्तगू भी करेंगे।
आप एक तो वॉच रखेंगे, उस पर अपनी नज़र रहेगी कि बच्चा देख क्या रहा है, उसमें कंटेंट क्या है। दूसरा हो सकता है जैसे कि आपने स्पीच ले या इस तरह की बात की कुछ भी, तो उसके ऊपर आप करेंगे कि देखो ये तो बहुत अच्छे इसने कलर्स पहने हुए हैं, इंटरेक्शन होगा। यानी वो सिर्फ और सिर्फ उसके इंटरेक्शन या फोकस जो है वो स्क्रीन पे नहीं रहेगा। आप और मैं मिलके कोई चीज़ बैठ के देखें तो हम आपस में कोई ना कोई गुफ्तगू और उस पर कमेंट्स भी करेंगे। सो को व्यूअरशिप होनी चाहिए है टिल 5 years, ओके, ताकि आपका उसके ऊपर एक चेक भी हो स्क्रीन के ऊपर कि व्हाट ही और शी इज और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी पॉलिश हो रही हो, वो इंटरपर्सनल स्किल्स भी सीख रहा हो, तो कुछ देखा है तो उसको डिस्क्राइब कैसे करना डिस्कशन, है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह की स्किल्स सारी उसमें से आप उसको भी टूल तो के उसको तौर पे कुछ यूज करें, सीखने का जरिया बना सकते हैं। नजरिया बना सकते। अच्छा डॉक्टर अफाफ, हमने बात की स्क्रीन टाइम की, और हम इसमें एक और चीज़ जो टेंट्रम वाली चीज़ है, ज़िद वाली चीज़ है, आपने तो अपने तई सोच लिया कि 3 साल से बड़ा बच्चा है, 7 साल तक आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटे तक स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, फ़ोन, टैब या टीवी। लेकिन बच्चे जब ये शुरू कर लेते हैं ना, तो इट्स ऐसा लगता है इट्स काइंड ऑफ एडिक्शन, कि वो फिर उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं, मैं अगर वर्ड्स वो यूज़ करूं, कि जिस तरह कोई एडिक्टेड ड्रग को वो समझता है कि अगर ये मुझे नहीं मिलेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, रोना शुरू करेंगे, ज़िद करेंगे। तो हाउ टू डील दैट, मतलब उसमें फिर अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स बिल अमूम और माएँ बिल खसूस हथियार डाल देती हैं, वो गिव अप कर देती हैं कि भाई बहुत जिद कर रहा है तो ये लो फ़ोन, बैठ जाओ। तो मतलब वो जो एक फ़ेज़ है ना 3 साल से 7 साल की उम्र के बच्चों का फ़ेज़, जिसमें वो जिद करते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए वो घंटा डेढ़, पता नहीं वो सही में से रो रहे होते हैं या एक्टिंग वाला रो रहे होते हैं, घंटा डेढ़ ज़्यादा हो गया, मतलब वो कुछ भी करेंगे, वो क्विकली चेंज होते हैं। हाँ, वो जिद करते हैं, वो लंबा टाइम रो भी लेंगे। अब वो सम टाइम रोने की एक्टिंग भी हो रही होती है बच्चों में, और पेरेंट्स को लग रहा होता है कि पता नहीं क्या हो गया है, अगर हमने इनकी बात ना मानी तो क्या हो जाएगा। ये जो सारा एपिसोड, मतलब मेरी तो आंखों के सामने फिल्म चल रही है, आई एम रेजिंग 2 किड्स। तो वो जो करते हैं बच्चे फिर जिस तरह से जिद करते हैं और हाइपर एक्टिव होते हैं, या तो इन सारे जो टेंट्रम्स और ये जो सारी चीज़ें मैंने मेंशन की, कुछ आप भी उसमें ऐड कर सकती हैं, तो इनसे कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि राशिद, अगर आपके बच्चे टेंट्रम्स शो करते हैं या रेजिस्टेंस शो करते हैं तो कंग्रेचुलेशंस, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें बच्चे रिएक्ट ही नहीं करते और उन्हें ये फीलिंग्स और एहसास ही नहीं होता कि ये इट्स सोशली अप्रोप्रिएट टू शो सम इमोशंस, कि हमें गुस्सा आ रहा है या हमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। सो इट्स अ नेचुरल ट्रेट ऑफ दैट एज, ये उस उम्र की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि बच्चे ने उस उम्र में, बल्कि जब बच्चा इंसान इस दुनिया में आता है ना, तो वो सिर्फ उसको लेना आता है, रिसीव करना आता है। जो देने की स्किल है वो हमें सिखानी पड़ती है, यानी बाय बर्थ जो उसकी स्किल है ना वो रिसीविंग है, और वो लॉजिकल नहीं होता उस टाइम पे, तो वो ये रीजनिंग भी नहीं कर पाता कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। ओके। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि जब वो टेंट्रम्स कर रहा है तो वो पेरेंट्स गिव अप कर देते हैं। लेकिन कोई भी जो इमोशन पीक पे होता है इंसानी नफ्सियात का, चाहे वो एंगर का हो, चाहे वो टेंट्रम्स हो, चाहे वो क्राइंग का हो, उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है ना वो 7 to 8 मिनट्स होता है, पीक पे जो होता है मैक्सिमम। ओके, ठीक है। नहीं कुछ बच्चे तो बड़ा स्टैमिना होता है रोने का, वो इससे ज्यादा भी रो, वो हमें लग रहा होता है, हम 5 मिनट में बच्चों का रोना आप नोटिस करके देख लीजिए। ओके। मैक्सिमम बच्चा जो पीक पे रो रहा होगा ना, यानी बहुत ऊंची आवाज में रो रहा होगा और वो मतलब इधर उधर चीज़ें और वो सब कर रहा होगा, वो 7 to 8 मिनट्स करेगा। अच्छा, उसके बाद हाँ वो काम होना शुरू करेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने थोड़ा सा इमोशन को चेंज करेगा, वो फिर री वाले भी उस पर आ जाएगा, जैसे आप कह रहे थे कि वो फिर वो उस पर आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे इंटरप्ट करने दीजिए यहाँ पे, अगर ये 7-8 मिनट दिन में 7-8 दफ़ा रिपीट हो रहे हो, तो मतलब अगर ये इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो मतलब ये फिर तो एक दर्द सर तो बन जाता है ना, हो सकता तो इसको कैसे डील करना है? अगर ये टेंट्रम वाला जो 7-8 मिनट है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 3 days होगा। अच्छा, मैक्सिमम 3 days होगा। तो अगर आपने कुछ 4 दिन की जिंदगी है, उसमें 3 दिन तो बिल्कुल सुने, देखिए आप बच्चा आपकी जिम्मेदारी है ना, बच्चा इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मतलब ये आप एक लॉजिकली ये है कि बच्चा 2 से 3 दिन वो ज़्यादा उसमें करेगा। बच्चा पैटर्न पे है, बच्चा टेमिंग एज पे है, आप उसे जैसे टेम करेंगे वो उसको फॉलो कर लेगा। मुझे पता है कि आपको मुश्किल लगेगा, आप बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने एग्जांपल्स दी कि जब आप टॉयलेट ट्रेनिंग पे आते हैं तो माओं को बाजुकात आधा घंटा वॉशरूम में खड़े होना पड़ता है कि बच्चा पॉट पे बैठे।
सो हम वो भी तो बर्दाश्त करते हैं ना, सो व्हाई नॉट फॉर दिस। उसको बाद उसका हम ज़बरदस्ती भी बिठाते हैं। अच्छा, इसमें भी वैसे मैं बात करना चाहूँगी कि टॉयलेट ट्रेनिंग की एज क्या होनी चाहिए। बाद उसका हम बच्चों को साइकोलॉजिकली बहुत अर्ली जो है ना वो करना शुरू कर देते हैं। हाँ, हम बता बड़े खुश दीजिए। होते हैं कि हमने जो है ना वो बच्चों को बरसबील टॉयलेट तज़किरा आप ये भी बता अच्छा, दीजिए। उसमें ये है कि जो टॉयलेट ट्रेनिंग है हमारी माएँ कुछ आजकल तो वैसे काफ़ी लीनिएंट है, मतलब माएँ ऐश दे देती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जैसे हम घरों में ये कोशिश करते हैं और उस पे माएँ बड़ा प्राउड फ़ील करती हैं कि मेरा बच्चा तो 1.25 साल 1.5 साल की उम्र में टॉयलेट ट्रेन्ड हो गया है। अच्छा देखिए, बच्चा हो जाएगा, कौन सी रेस लगी हुई है यहाँ पे? लेकिन बच्चे की साइकोलॉजी नहीं है उस एज पे कि वो क्या एज है उसकी देखिए 2 टॉयलेट ट्रेनिंग की? 2 इयर्स तक मैक्सिमम आप उसको, यानी आप 1.5 साल से उसको स्टार्ट करवाएं, यूरिनेशन से स्टार्ट करवाएं और उसके बाद 2 साल 2.5 साल की उम्र तक आहिस्ता आहिस्ता वो स्टूल पासिंग के ऊपर आ जाएगा नेचुरल में। लेकिन अगर आप 1 साल की उम्र से कोशिश करेंगे और उसको डांट के और उसको इस चीज़ के ऊपर, सबसे पहले जो बच्चे की साइकोलॉजी हिट होती है ना, या उसके इमोशंस हिट होते हैं, मोस्टली यूरिनेशन पे होते हैं कि तुमने क्यों कर दिया। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा मार्जिन दें और फिर आप जो है उसकी एज अकॉर्डिंग 2-2.5 साल की उम्र में बच्चा ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। और Free डॉक्टर tenderness फाफ से अपर कैप क्या है कि कब तक अगर बच्चे टॉयलेट ट्रेंड नहीं हैं तो ये मसला है? देखिए मेरे पास अभी बच्चे जो मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं, जब नहीं, मैं नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ, हम उन बच्चों पे आए हैं। पैम्परिंग करते हैं तो 6-6 7 साल की उम्र के भी बच्चे मैंने देखे हैं जो कि पैम्पर्स यूज वो आप उन बच्चों की बात कर रही हैं जो स्पेशल नीड्स Special के साथ, मैं नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल बच्चों में मैंने देखा है कि 6 साल तक की उम्र में बच्चे जो है ना वो पैम्पर्स यूज कर रहे होते हैं। वो पैम्पर्स तो एक्चुअल वाले हैं, लेकिन पेरेंट्स आर डूइंग ओवर पैम्परिंग टू देम, जो कि अननेचुरल है। बच्चे को मैक्सिमम 3 साल तक 3.5 साल तक टॉयलेट ट्रेंड हो जाना चाहिए। उसकी जो नेचुरल लॉजिकल एबिलिटी है वो डेवलप इस तरह की हो जानी चाहिए होती है कि वो 3-3.5 साल तक टॉयलेट के यूज को अंडरस्टैंड कर लेता है। और अगर 4 साल से बड़ा है और वो नहीं कर पा रहा तो इसका इसमें मतलब है parents कि का fault है। आपके पेरेंट्स की ठीक है, मसला है। आपने बिल्कुल अपने आप को कंफर्ट में रखा हुआ है, आपने बच्चे को कंफर्ट में रखा हुआ है कि हाँ लाड प्यार और ये सब कुछ। देखिए हमें ना कुछ चीज़ों को एडमिट करना चाहिए। पूरी दुनिया जो है ना वो जापानीज़ नेशन को एडमायर करती है कि उनके बच्चों की जो स्किल्स हैं ना वो बड़ी अच्छी डेवलप हुई हुई होती है। क्यों होती हैं? उनका बच्चा छोटे होते से ही अपने काम खुद करना सीखता है, अपनी बेडिंग करना, अपना इवन जो बर्तन उन्होंने जो खाने के इस्तेमाल किए हैं उनको वापस रखना, उनको वॉश करना। स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्लीनिंग सिखाई जाती है, उनको अपना काम खुद करना सिखाया जाता है। हमने यहाँ पे अजीब कल्चर डेवलप कर लिया है। हम समझते हैं कि हम अगर अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों के जूते माएँ पॉलिश कर रही हैं। बिल्कुल पॉलिश कर रही होती हैं, हम बच्चों को खिला रहे होते हैं, हम घरों में उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप नहीं ये तो मेरा बच्चा जो है ये खुद अपने कपड़े इस्त्री करे, काम वाली किस लिए है? ऑर्गेनाइज नहीं करना आता बच्चों को, अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज नहीं करनी आती है। तो और फिर जो बेसिक स्किल्स हैं वो लाइफ बुढ़ापे तक ऐसे ही रहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग उनको सिर्फ ये नहीं कपड़ों की नहीं करनी आती, उन्हें अपनी लाइफ प्रॉब्लम स्किल्स भी नहीं आती हैं। एग्जैक्टली तो बेसिकली वो आज ये अपने छोटे छोटे काम खुद करना सीखेगा तो कल को वो इदारों की और मुल्कों की जिम्मेदारी उठाएगा ना। मतलब जिम्मेदारी का एहसास आप उसको दे रहे हैं कि मतलब आपने किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना है। तो ओवर पैम्परिंग जो है पेरेंट्स की वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। मतलब आपने उनको स्किल्स भी सिखानी है, उनको वॉच भी करना है, लेकिन एक अच्छे अंदाज से। पेरेंट्स येल करके और चीख पुकार करके तो आप बच्चे को नहीं सिखा सकते। वो तो फिर आप उनको पैनिक करना और येल करना ही सिखाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही सीखेगा बच्चा। जो आप उनके साथ जिस तरह से ट्रीट करेंगे वही सीखेगा। डॉक्टर फाफ, इस जो हम नॉर्मल बच्चे हैं, आपका जो स्पेशलिटी है स्पेशल चिल्ड्रन या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, उनकी क्या ज़रूरियात हैं उन पे हम आएंगे। लेकिन आखिरी सवाल मेरा नॉर्मल बच्चों के हवाले से ये है कि जो बच्चे नॉर्मल हैं उनके पेरेंट्स को अगर आप कोई एक सेट फार्मूला दे सकें डूज एंड डोंट्स का, कोई गाइडलाइंस दे सकें जो इस शो से वो टेक होम मैसेज ले जाएं, तो वो 2-3 चीज़ें क्या हों ताकि हम इस चीज़ को वाइंड अप करें और फिर हम स्पेशल। बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये है राशिद कि पेरेंटिंग इज़ नॉट एनी क्विक फार्मूला। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अपने बच्चों की डिफरेंट सिचुएशंस के मुताबिक, आपको अपने घर के माहौल के हालात के मुताबिक और बहुत सारी चीज़ों के मुताबिक करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं एटलीस्ट ये बता सकती हूँ कि पेरेंट्स क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनको अगर फॉलो करें पेरेंटिंग के रोल में तो वो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। देखिए वो 3 चीज़ें हैं, अटेंशन, अफेक्शन एंड एप्रिसिएशन। अटेंशन का मतलब ये है कि बच्चा जो कह रहा है, जो चाहता है, बच्चे को आपसे अटेंशन चाहिए, तो आप उसको अटेंटिव होकर सुने। अक्सर बच्चे डिसहार्ट हो जाते हैं इस बात पे कि वो उन्हें वो अटेंशन ही नहीं मिल रही होती है
और वो बज़ाहिर हमें लगता है कि माँ अपने काम में, और कहती है बच्चा तो हर वक्त ही बुलाता रहता है मेरा, मुझे ऐसे कुछ नहीं है। तो उन्हें अटेंशन चाहिए आपकी। अब दूसरी चीज़ है कि अच्छा डॉक्टर साहब, आप दूसरी 2 चीज़ों पे आने से पहले एक ज़िमनी सवाल है। अच्छा, कुछ बच्चे बहुत अटेंशन सीकिंग बिहेवियर शो करते हैं कि वो कभी वहाँ जाके लेट के रो रहे हैं और कभी वहाँ, ताकि उन्हें अटेंशन मिले। तो क्या बहुत अटेंशन में भी कोई लिमिट है कि इससे ज़्यादा अटेंशन नहीं देनी, या बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देनी, या अटेंशन की कोई लिमिट नहीं है, यू कैन गिव ऑल द अटेंशन टू द किड्स? बिल्कुल, उसमें बहुत अच्छा प्लीज़ सवाल मुझे किया बता आपने। दीजिए। देखिए बच्चे की तरफ से तो अटेंशन की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन बच्चे को अटेंशन चाहिए। आमतौर पे जब बच्चे अटेंशन सीकिंग के लिए, अटेंशन देने की कोई लिमिट है, मैं ये जानना जी मैं वही आपको बता रही हूँ। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स जो आमतौर पे बच्चों के रेज होते हैं, वो तभी होते हैं जब उन्हें अप्रोप्रिएट अटेंशन मिल नहीं रही होती। ओके। ठीक है, जो जिस चीज़ के लिए उन्हें अटेंशन चाहिए होती है, वहाँ उन्हें अटेंशन नहीं मिल रही होती। पेरेंट्स ये समझते हैं कि हम इन्हें अच्छा खाना खिला के एक टाइम का, या इन्हें नहला के और ये सब कुछ करके हमने इनके काम कंप्लीट कर दिए हैं, तो शायद यही इनकी चीज़ें थी। या बाप कहता है कि मैं रात को आते हुए इसके लिए कोई टॉय ले आया था, उसके लिए कोई कैंडी ले आया था, चॉकलेट ले आया था, तो शायद यही कुछ था। ऐसा नहीं होता। बच्चे आपसे 2 चीज़ों के लिए बात करते हैं। बच्चे उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तब आपके पास आएगा, या उसकी कोई फीलिंग होगी, वो आपसे कोई अपनी तकलीफ़ शेयर करना चाहता होगा, तो तब आपके पास आएगा। देखिए एज ए पेरेंट अगर 100 टाइम्स बच्चा आपको कहता है तो आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन अब इसको लिमिटाइज कैसे किया जाए? वो बच्चे जिनको ओवर पैम्परिंग होती है, उनके अंदर भी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स डेवलप हो जाते हैं। यानी 2 डेविएशंस हैं। एक तरफ आप बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे, दूसरी तरफ आप ओवर पैम्परिंग कर रहे हैं। हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस मैम? यस वी हैव टू डू, हमें पता। हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस? देखिए स्ट्राइक में यही है कि आप एक्सेसिव पैम्परिंग ना कीजिए। आपको पता है कि आपने ज़रा सा बच्चे को आप कहते नहीं मेरा बच्चा तो मेरी गोद में ही रहे। जो छोटा बच्चा है लाइक 6-7 मंथ्स का, आप प्लीज़ उसे कारपेट पे क्रॉल करने दें। आप उसे अपने छोटे छोटे काम करने दें। आप अगर वो थोड़ी सी ज़िद करता है या रोता है, जैसे मैंने कहा, और उसके लिए वो चीज़ ठीक नहीं है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए। ऐसा नहीं कि आप उसकी हर ज़िद और हर बात को पूरा करें। जब आप ये करते हैं तो इसका मतलब है कि ओवर पैम्परिंग है। और जब आप उसकी किसी भी बात को तवज्जो नहीं देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो गलत जिद नहीं माननी, हाँ, ओवर पैम्परिंग है ये, और बाकी जो जी। तवज्जो है वो उसको देनी है। अब आप अटेंशन से आ जाइए अफेक्शन। अफेक्शन पे। अफेक्शन मेरे ख्याल में अफेक्शन और नेचुरल अटेंशन थिंग। एक ही सिक्के के 2 रुख नहीं है। नहीं, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। Okay. हम बाज़ वक़्त अटेंशन देते हैं, लेकिन हम अफेक्शन नहीं रखते हैं। वैसे तो पेरेंट्स को अफेक्शन का कोई वो नहीं है, मतलब नेचुरली अल्लाह में डाली भी है, लेकिन हम क्या करते हैं, अफेक्शन शो नहीं करते हैं। और ये हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस प्रॉब्लम। हम बहुत सारे रिलेशनशिप्स में अफेक्शन शो नहीं क्यों नहीं शो करते? यहाँ पर तो हमारे यहाँ तो बच्चों को चूम चूम के बुरा हाल कर देते हैं उनका मैम। हम चूम के बुरा हाल करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में नहीं करते। हमें बस चूमना और जो किस है तरह वो- से अफेक्शन शो करनी है वो तो मैं हमें आपको सिखाया ही नहीं किसी। अफेक्शन जो है उसके टाइम क्या होना चाहिए? अब कौन से ऐसे औकात हैं जब बच्चे को अफेक्शन चाहिए? अफेक्शन का भी टाइम टेबल बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, देखिए मुझे आप बताइए। सारा दिन हो सकता है उसे ना चूम सकते हैं, खासतौर पे एक बाप, उसके पास सारा दिन टाइम नहीं है कि वो बच्चे को चूमे। हाँ। अब हम क्या करते हैं कि हम सारा दिन उन्हें ना अपनी मर्जी, जिस टाइम हमें फ्री टाइम मिला है उस टाइम हमने उन्हें कोई लिपटा लिया और गले से लगा लिया और चूम दिया। और चूमते हम पता है किसको है? मुझे 6-7-8 माह का बच्चा है जो कि बिस्तर पे लेटा हुआ है, तब तक तो आप उसे बहुत चूम रहे हैं, या मैक्सिमम 1.5 साल तक चूम रहे हैं। लेकिन जो ही बच्चा 3 साल से ऊपर हुआ, उसकी अपनी नीड्स शुरू हुई, तब हमें गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, स्कूल जाने लगा तब हमें और ज़्यादा गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। तब हमारी अफेक्शन कम मतलब है, लेकिन उसका इजहार कम होना शुरू हो जाता है। अब उसके लिए 3 बेस्ट टाइम मैं आपको बता देती हूँ। देयर 3 बेस्ट टाइम्स। इसका आप ये फॉर्मूला रख लें, 10-10-10। 10 minutes when the child gets up early in the morning, right after he gets up. 10 minutes when he comes back from school, and 10 minutes before the sleeping hour. अब ये माँ और बाप दोनों ही कर सकते हैं। यानी जब सुबह बच्चा उठा है, आप उसे ढेर सारा कडल करें, आप उसको बताएं यू आर द बेस्ट चाइल्ड, आप उसे बताएं कि मामा एंड पापा लव्स यू सो मच। अच्छा, फिर उसमें ये है कि आप उसे डे का स्केजुअल भी उस टाइम पे बताएं, आज हम ये करने जाएंगे। जो अक्सर बच्चे उस टाइम पे सुनते हैं ना, वो दिन में नहीं आपकी सुनेंगे कि आज हमारा स्केजुअल क्या है। उनके ब्रेन को आपने सुबह ही तैयार कर दिया कि हम ये चीज़ें करेंगे, और उसमें मोहब्बत करें, उस पर बिल्कुल ना डांटें कि तुमने आज ये ना किया तो मैं ये कर दूंगी। ठीक है, सिर्फ आपने उनसे मोहब्बत करनी है, उन्हें बताना है कि यू आर द बेस्ट चाइल्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर माई लव, लाइक दिस। मतलब इस तरह से करें। फिर जब बच्चा स्कूल से आता है, उसमें अगर फादर उसको स्कूल से पिक करके ला रहा है तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम। वो 10 मिनट्स वो अपने ऑन द वे बैक उसके साथ स्पेंड कर सकता है। घर में आता है तो माँ 10 मिनट उसको दे। अब उन 10 मिनट में क्या होता है, तुम कपड़े गंदे कर रहे हो, तुमने जो है वो बुक्स इस तरह से कर दी हैं, ये सब आपने सिखाना है और पूछना है उससे। लेकिन वो ज़रा कोई घंटा 1.5 ठहर के पूछ लें। वो अभी सारा दिन गुजार के आया है, आपसे दूर रहा है। खासतौर पर अर्ली ईयर्स की बात कर रही हूँ, जैसे बच्चा 3.5, 5, 7 साल का है, तो उसमें आप उसको अच्छा बिहेव करें, उसको वेलकम करें, उसको लगे कि हाँ इट्स अ सेफ प्लेस, मैं घर आया हूँ, मेरे माँ बाप जो हैं मुझे पसंद करते हैं, दे लव मी।
और फीलिंग ऑफ लव क्रिएट्स अ कॉन्फिडेंस इन। और तीसरा, रात सोने से पहले 10 मिनट जब आप लेटे हैं तब आप उसे वो सारी बातें प्यार से समझा सकते हैं कि आज तुमने ये गलत किया था, आज हमसे ये गलत हो गया था, हम इसको अगर इस तरह से कर ले तो ये चीज़ करेक्ट हो जाती। एंड ट्रस्ट मी कि इवन के 5 साल का बच्चा भी आपकी उस टाइम बात सुनेगा, लेकिन अगर आप दिन में चीख और चिल्ला के वही बात उसको समझाना चाहेंगे, वो उसको नहीं मानेगा। ऑलराइट। सो कोई भी स्टोरी, आपको याद है हम छोटे होते थे तो हमारे पेरेंट्स उस टाइम स्टोरी टेलिंग करते थे, बेड टाइम स्टोरीज। बेड टाइम स्टोरीज होती थी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत फैंसी बुक्स आप खरीद लें। अच्छा, वो आपने स्टोरी बना के या आप किसी भी अंदाज से प्यार और मोहब्बत की आवाज़ से उसको सुनाएंगे तो उस टाइम पे जो ब्रेन की वेव्स रिलीज हो रही होती हैं वो रिसेप्शन की होती हैं, ओके। और वो एब्जॉर्ब करती हैं जो आप उन्हें समझाना चाहते हैं। सो अफेक्शन इस तरह से आप शो करेंगे। एंड द थर्ड पार्ट एंड इज द थर्ड पार्ट एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन। ऑफ कोर्स ऑल दीज 3 आर कनेक्टेड। तो ये 3 A's पेरेंट्स जो है ना ये अपने जहन में रखें। एप्रिसिएशन, बच्चा छोटा सा भी कोई टास्क अचीव करता है आप उसको अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करने के लिए 100 में से 90% परसेंटेज लेना इज़ नॉट इनफ। या आप समझें कि कोई बहुत बड़ा उसने टास्क अचीव किया है कि आज मेहमान आए थे तो तुमने अच्छा बिहेव किया तो ही तुम्हारी अप्रिसिएशन होगी। नो, लिटिल टास्क। बच्चे की ज़िंदगी बहुत छोटी है। अच्छा, एप्रिसिएशन भी एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है मैम, किन चीज़ों पे अप्रिशिएट करना है और किन चीज़ों पे अप्रिशिएट नहीं करना है, ताकि जिस तरह की हम उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को हम अप्रिशिएट करेंगे वही उन्हीं चीज़ों में वो बेहतर होता चला जाएगा, वेरी क्लियर राशिद, उन्हीं चीज़ों में वो ग्रो करेगा। तो किन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। बिल्कुल, इट्स वेरी क्लियर कि हम जिन बिहेवियर्स को डिज़ायर करते हैं कि बच्चे में डेवलप हो उन्हीं को अप्रिशिएट कीजिए और उसी टाइम पे कीजिए और बार बार भी कीजिए। उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप बच्चे को बताएं कि हाँ आज तो तुमने बहुत अच्छे लग रहे हो, मतलब उसने कोई कपड़े अपनी चॉइस के पहन लिए हैं, इट डजंट मैटर कि आपको पसंद नहीं आ रहे, लेकिन आप उसको तारीफ़ कर दें कि आप तो बहुत अच्छे अपने कपड़े पहन लिए हैं, अच्छा आज आपने अपने बाल बहुत अच्छे बना लिए हैं। छोटे छोटे से बच्चे की दुनिया छोटी है। इस तरह की एप्रिसिएशन ओवर पैम्परिंग में नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। देखिए, अगर एक अच्छा, कौन सी वाली एप्रिसिएशन ओवर पैम्परिंग में आती है जो नहीं करनी है वो जो नहीं करनी है, लाइक वो टास्क जिन पे आपको लगता है कि हाँ, फॉर एग्जांपल घर में कोई काम वाला है और उसने उसका मिसबिहेव किया है, लेकिन आप कहते हैं हाँ हाँ तुमने बड़ा अच्छा किया, तुमने उसको डांटा ज़रा आज, और ये तो तुम मेरे मतलब बहादुर बेटे हो और तुमने ये हरकत की कि हाँ ठीक है तुमने उसको डांट या के बता लड़ाई दिया। में किसी बिल्कुल, दूसरे बच्चे को 2 लगा दी। हाँ 2 लगा दी तो अप्रिशिएट किया। मतलब इस तरह की वो चीज़ें जो कि बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट किया कि करेक्टर उसका बिल्ड कर रही हैं, और उस पर हम जाके जैसे कोई किसी बच्चे की कोई चीज़ ले आया स्कूल से, पेंसिल ले आया कुछ, उसको उसी टाइम पे जो है आप स्कोल्ड करें, आप उसे समझाएं कि बेटे ये गलत ये नहीं करना है, जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपने अपने पास नहीं रखनी। इस तरह से घर में हम देखते हैं सिबलिंग्स का रिलेशनशिप होता है। मतलब हम ख़ास तौर पे बेटों के लिए ये समझते हैं कि हाँ इसने तो संभालना है बड़े होके ना अपनी बहनों को और उनका केयर टेकर बनना है, तो बहनों किसी बात पे डांट देगा या कुछ करेगा तो वो खामोश रहेंगे पेरेंट्स। खामोशी भी एक तरह से आप समझें कि वो हाँ ही होती है ना, एप्रिसिएशन ही ठीक है कि आप उन्हें अप्रिशिएट ही कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो आपको लगता है कि किसी गलत बिहेवियर पे आपने खामोश नहीं रहना है और येल भी नहीं करना है, और किसी अच्छी बात को एप्रिसिएशन के बगैर नहीं जाने देना। अच्छा डॉक्टर अफाफ, इस सिलसिले का आखिरी सवाल जो मेरे जहन में भी आ रहा है कि जब 7 साल तक के बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग हो जाते हैं 3, साढ़े 3, 4 साल पे, तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि बच्चे समटाइम्स बुली हो रहे होते हैं और समटाइम्स हमें हमारे सामने एक ऐसी चीज़ भी आ सकती है कि वो बुली कर रहे हैं। हाउ टू डील विद इट, विद दिस थिंग? अगर वो बुली हो रहे हैं तो क्या करें, मतलब आप बीइंग पेरेंट क्या करें, और उनको किस तरह से उनकी काउंसलिंग करें बच्चों की कि वो इस चीज़ से बच सकें कि वो बुली ना हो और वो खुद से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें, क्योंकि समटाइम्स हो सकता है कि वो बच्चा बता भी ना रहा हो आपको। तो इस चीज़ के लिए बच्चों को कैसे तैयार करना है, स्कूल गोइंग बच्चों को, कि वो बुलिंग से बच जाएं, करने से भी और बुली होने से भी? बिल्कुल, देखिए बुलिंग बाज़ घरों पे होती है और अक्सर बुलिंग घर से स्टार्ट हो जाती है। जो बच्चा घर में बुलिंग का शिकार होता है उसके अंदर ये टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि वो बाहर जाकर भी उस बुलिंग को, उसके लिए एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि उसका ब्रेन ये सिग्नल लेना शुरू कर देता है कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, और वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। घर में बुलिंग कैसे होती है? आप जॉइंट फैमिलीज की बात कर रही हैं या किस तरह से? पेरेंट्स कैसे करते हैं बुलिंग? मेरे पास पिछले दिनों एक लड़की आई, शी वाज लाइक 21 ईयर्स, थोड़ी सी चबी थी और कलर उसका थोड़ा सा डार्क था, एंड शी वाज वेरी मच अपसेट और बहुत डिप्रेस्ड चल रही थी। उसके मतलब स्टडीज़ ख़राब थी, लो सेल्फ एस्टीम थी उसकी, बिल्कुल। तो बातों बातों में फिर उसने ये जिक्र किया और बताया कि जब मैं पैदा हुई तो मैं अनवांटेड चाइल्ड हूँ अपने घर का, ना मेरी अम्मा मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है ना मेरे अब्बा। मैंने कहा क्यों भाई? कहती है अम्मा कहती हैं तुम अपनी फूफियों पे गई, अब्बा कहते हैं तुम अपनी खाला पे गई।
तो मुझे तो ना अम्मा एक्सेप्ट करती है ना अब्बा, और वो कहते हैं कि It's- it's a तुम kind कहाँ of से आ गए हो? bullying. ठीक है, मतलब कहते हैं ये बचपन से मैंने चीज़ें सुन रही हूँ मैं कि तुम जो है वो तुम मोटी हो, तुम्हारा नाक इस तरह का है, तुम फीनी इट्स हो, वेरी अनफेयर। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें Horrible. तो हमें लगता है कि एज ए पेरेंट हम वो नहीं करें। आप देखिए बच्चों के नाम रखे हुए हैं, काला, ठीक है, छोटू, एनको, मतलब पेरेंट्स नहीं रखे हुए होते हैं अनफॉर्चुनेटली। अब पेरेंट्स के लिए एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है, लेकिन बच्चे जो कुछ नाम जो प्यार से दे दिए जाते हैं, देखिए प्यार से, वो प्यार से नाम देना, जिसे आप निक नेम्स कहते हैं, ग्रेसफुली आप कोई भी नाम दें, दैट इज़ ओके। लेकिन जो किसी की सेल्फ एस्टीम या उसकी फिजिकल एबिलिटी या अपीयरेंस के ऊपर जो हिट करता हो, वो तो आप समझे ना, उसके लिए उसकी सेल्फ एस्टीम को अपने घर से ही जो ड्रॉप करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बच्चे आते हैं जो स्टमरिंग करते हैं, उनको घर में ही जो है पेरेंट्स कहना शुरू कर देते हैं, तुम तो चुप ही रहा करो ना, तुमसे तो बोला ही नहीं जाता ना, तुम तो बाकी बच्चों को भी अच्छा, अगर बच्चा हकलाहट का शिकार है या तोतलेपन का, वो स्टैमर कर रहा है थोड़ा सा, तो क्या बेस्ट बिहेवियर होना चाहिए पेरेंट्स का कि वो उस फेज से बाहर आ सके बच्चा? अच्छा देखिए स्टैमरिंग उसको स्टैमरिंग करने दे, या उसको हर दफ़ा टोकें कि पहले सही से सोचा करो फिर बोला करो। यूजुअली पेरेंट्स ये करते हैं और वो अगली दफ़ा फिर सोचते ही रह जाता है। अब स्टैमरिंग के जो केसेस मेरे पास आते हैं ना, पेरेंट्स का कंसर्न बिल्कुल ठीक होता है। वो कहते हैं कि जब से इसने शुरू की है ना, आमतौर पे बच्चा स्टैमरिंग जो है ना 4 साल की उम्र से साइकोलॉजिकली किसी भी रीज़न की वजह से करता है। बहुत कम स्टैमरिंग के केसेस होते हैं जो कि ब्रेन डेवलपमेंट की ग्रोथ एज में लेस देन 3 ईयर्स होते हैं। स्टैमरिंग के मोस्टली केसेस आफ्टर 4 ईयर्स होते हैं, 3.5 साल के बाद। तो पेरेंट्स ये कहते हैं हमने तो पूरी कोशिश कर ली है, डॉक्टर साहब आप यकीन करें, जब से ये इसने शुरू किया ना, हम हमेशा इसको टोकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इसको जो है वो अप्रिशिएट किया है या हमने इनकरेज किया या हम मना नहीं करते रहे, हम तो इसको हर बात पे टोकते रहे हैं। ये मतलब बात पे मना करते हैं कि तुमने यहाँ ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना। लेकिन पेरेंट्स आप ये सोचें कि आप किस स्टेज पे उसको मना करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चा आपके पास आता है अपनी किसी नीड के लिए, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, या फिर वो अपनी कोई फीलिंग शेयर करना चाहता है। अब जब वो फीलिंग शेयर कर रहा है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, और वो कोई बोलते हुए बीच में स्टैमर कर जाता है, तो माँ उसे पहले तुम बोलो तो ठीक से, तुम बताओ तो ठीक से ना, मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि तुम मत बोलो। अभी आजकल मेरे पास एक बच्चा स्टैमरिंग का केस आ रहा है, तो उसकी माँ की शिकायत ये है कि पहले मुझे ये सबक, वो ही इज़ इन 7th ग्रेड, ये पढ़ता था, याद करता था, मुझे सुना देता था। आजकल जो है ना इसने बहुत रेजिस्टेंट बिहेवियर शुरू कर दिया, कहता है मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, आप मुझसे लिखवा लें। तो मैंने जब बच्चे से पूछा तो उसने कहा कि मैं सुनाता हूँ जब, तो मामा कह देती हैं नहीं पहले ये लव स्टिक बोलो। तो अगला जो मैंने याद किया वो होता है, ये सुनाना होता है मेरा, वो तो वहीं स्टक हो जाता है। तो मैंने इसलिए प्रेफर ये किया कि मैं मामा से कहूँ कि आप प्लीज़ मुझसे तो अगर वो स्टैमर कर रहा है बच्चा, तो उसको पहले बोलने दें, बात कंप्लीट करने आप दें। उसे बोलने दें। आपने उस टाइम पे उसकी करेक्शन नहीं करनी जब वो स्टडीज़ कर रहा है, आपने उस टाइम पे करेक्शन नहीं करनी जब आपसे वो अपनी ज़रूरत शेयर कर रहा है, आपने उस टाइम नहीं करनी जब वो स्कूल से आके आपको कोई कहानी सुनाता है कि आज स्कूल में ये वाक़या हुआ था। 10-10-10 की तरह का कोई फार्मूला यहाँ भी बता दें कि करेक्शन कहाँ, कब और कहाँ करनी है। करेक्शन आपने तब करनी है व्हेन यू आर इन हैप्पी मूड, जब आप एक सॉफ्ट उसके अंदर बैठे हुए हैं और आप उसको देखिए। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जब आपको पता लग गया ना आपका बच्चा स्टैमर करता है, डायरेक्टली गो एंड सीक हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प, उसमें वेट ना करें। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं सीख जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये तो कोई मसला नहीं है, फलां था वो उसने में बड़े होकर ठीक हो गया था। कुछ बच्चे हैं जो मतलब कॉन्टिन्यूसली स्टैमर नहीं कर रहे होते, कभी कभार स्टैमर करते वो हैं। साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं ना, यानी जब बच्चा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होगा तब वो स्टैमर करेगा, जब बच्चे को प्रेशर होगा मेमोरी को रिजॉल्व करने का। फॉर एग्जांपल हम अक्सर ये कहते हैं कि जो लोग स्टैमरिंग का शिकार होते हैं वो गाना गाते हुए स्टैमर नहीं करते। बच्चा कुरान पाक पढ़ रहा है, ये तो बहुत कमाल की बात है, ये स्टैमर नहीं कर रहा। अच्छा, वो स्टैमर क्यों नहीं करता उस टाइम पे? क्योंकि उसको अपने मेमोरी से, ब्रेन से लफ्ज़ लाने नहीं पड़ते, वो उसको याद हैं। जब उसको वहाँ से लफ्ज़ लाना पड़ता है, जो कि आप समझ लीजिए कि उसको थिंकिंग प्रोसेस में उसको जाना पड़ता है और उसके ब्रेन पे थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है, तो वो फिर स्टैमर करता है। जी, स्टैमरिंग और फंबलिंग में क्या फ़र्क है? समटाइम्स बच्चे थोड़ा सा फंबल कर रहे होते हैं, यानी कि थोड़ा सा कहीं पे अटक रहे हैं और कोई इट्स द सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग। और किस लेवल पे जाके मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है और कहाँ तक ये नॉर्मल है और नेचुरल है? देखिए स्टैमरिंग कहीं भी नेचुरल नॉर्मल नहीं है। ओके। स्टैमरिंग इज़ अ सीरियस थिंग, क्योंकि स्टैमरिंग की वजह से स्टैमरिंग में ऐसा नहीं है कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी लो होती है, स्टैमरिंग में ऐसा नहीं है कि आप कोई डेली लिविंग के फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन स्टैमरिंग की वजह से सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये होता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते ठीक से, और जब आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती है तो आप बहुत सारे साइकोलॉजिकल इमोशनल इश्यूज़ आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, बच्चा स्कूल में बात करना छोड़ देता है, प्रेजेंटेशंस देना, टीचर्स के साथ रीडिंग करके सुनाना क्योंकि बाकी बच्चे उसका फ़न कर रहे हैं, बुलिंग कर रहे हैं,
ठीक है, सो वहाँ पे कुछ drop बच्चे कर तो देते हैं। बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से स्टैमरिंग है, वो इतना ज़्यादा बोलते हैं कि स्पीड की वजह से स्टैमर नहीं, असल में होता ये है कि जब बच्चा स्टमरिंग के साथ जो बच्चा होता है वो दो तरह से करता है, या तो वो कोशिश करता है उसको बोलना ना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टमरिंग करती हूँ, आप मेरे साथ हैं, हम किसी शॉप पे गए हैं, मेरी कोशिश होगी कि मैं चुप रहूँ, आप उससे पूछ लें इसकी प्राइस क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जब वो बोलता है तो उसके दिमाग में ये होता है कि मैं कहीं अड़ ना जाऊँ, तो वो ट्राई करता है मैं स्पीड में, तो वो स्पीड में बोलने के चक्कर में कि मैं जल्दी से जुमला ख़त्म कर लूँ कि मैं कहीं अड़ ना जाऊँ, लेकिन वो जाहिर है उसके अंदर एक लिमिटेशन तो है उसमें उसकी हेल्प बात। चाहिए। बिल्कुल, उसको फ़ौरन हेल्प चाहिए, आप उसके लिए वेट बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि अगर तो आपको लगता है स्टैमरिंग ठीक हो जाती है, तो आप देखें कितने ही हमारे इर्द-गिर्द लोग हैं जो कि लेट एज में भी जाकर स्टैमर कर रहे होते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जब आप लाइक 17-18 ईयर्स में आते हैं, तो आपके अंदर एक ये सेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है कि ये मेरे साथ एक कोई डिफरेंट कंडीशन है और मैंने इसको होल्ड करना है। तो वो खुद से ही कुछ स्ट्रैटेजीज़ बना लेते हैं, ठहर ठहर के बोलना शुरू कर देते हैं, उन अल्फाज का इस्तेमाल छोड़ देते हैं, उनको अपनी जुमलों में से निकाल देते हैं जिनके ऊपर उन्हें लगता है कि हम मर जाते हैं, या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अवॉइड करते हैं। यानी वो मैनेजमेंट खुद से ही कोपिंग स्ट्रैटेजीज जिसको कहते हैं, सेल्फ कोपिंग स्ट्रैटेजीज सीख लेते हैं, तो हमें लगता है कि शायद ये बेहतर हो गई है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ जो आपने जिक्र किया कि कुछ हमारे यूथ में एक प्रॉब्लम आ रहा है लो सेल्फ एस्टीम का, हाउ डू यू डिफाइन इट एंड हाउ टू कम आउट ऑफ इट क्विकली? इट्स लो सेल्फ एस्टीम की बहुत सारी रीजंस होती हैं। यूजुअली लो सेल्फ एस्टीम का स्टार्ट जो है वो घर से ही होता है, क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम एकदम से नहीं आ जाती कि बच्चा स्कूल में आया तो लो सेल्फ एस्टीम हो गई। लो सेल्फ एस्टीम की जो फाउंडेशन है ना, आप वो समझ लीजिए कि अर्ली 3 हाउ डू यू डिफाइन लो सेल्फ एस्टीम? लो सेल्फ एस्टीम इज़ लाइक नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। आपको लगता है कि आप में बहुत सारी स्किल्स और एबिलिटीज़ जो हैं वो बाकी लोगों के मुताबिक नहीं हैं। यू आर अनएबल टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इम्पोस्टर सिंड्रोम इज अ पार्ट ऑफ इट? काइंड ऑफ, वो बिल्कुल बिल्कुल इसके साथ रिलेट करता है और इसकी वजह से ही वो आता है। ओके। सो उसमें सेल्फ एस्टीम में बच्चे का कॉन्फिडेंस लो होता है, वो ये समझता है कि मैं बाकियों से कम हूँ, बाकियों जैसा नहीं हूँ, शायद बाकी लोग मुझसे बहुत बेहतर हैं, मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ। फिर उस लो सेल्फ एस्टीम की वजह से हमारी सोसाइटी में कुछ लोग और पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि टॉक्सिक होती हैं, जो कि नार्सिसिस्ट होती हैं, ये लोग उनका विक्टिम बन जाते हैं। सो सेल्फ एस्टीम का हाई होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी रूट्स जो है वो अर्ली 3 to 5 ईयर्स में है। यानी पेरेंट्स के वो पास आप समझ लीजिए कि वो टाइम है कि जिसमें उन्होंने उसकी सेल्फ एस्टीम हाई करनी थी। लेकिन अब अगर आप ये सोचते हैं कि यू आर एन एडल्ट और आपने अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ आपने लो सेल्फ एस्टीम के साथ गुजारे हैं, तो अब क्या करें फिर? अब आपने नेचुरली तो वो स्किल्स नहीं आपने सीख सके, सो गो एंड सीक हेल्प फ्रॉम काउंसलर्स, फ्रॉम थेरेपिस्ट्स। आप उनके पास जाएं, वो आपको बताएंगे। देखिए, थेरेपी इज़ अ वंडरफुल थिंग, थेरेपी इज़ अ वंडरफुल थिंग। आप सुनिए लोगों से, इवन के बहुत सक्सेसफुल लोग जो हैं उन्हें भी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है। थेरेपी डजेंट मीन कि आप कॉग्निटिवली लो हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हैं, आपकी कोई अचीवमेंट्स नहीं है, लेकिन लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो कि आपको अचीवमेंट्स और सक्सेस के साथ आ रहे होते हैं। जैसे कि हम हमारे माशरे में बहुत कॉमन है, बल्कि दुनिया भर में है, कि जब भी कोई इंसान सक्सेस की लेडर्स को अचीव कर रहा होता है तो उसके इर्द गिर्द जो है बहुत सारे लोग चैलेंजेस खड़े करने वाले आ जाते हैं, हसद करने वाले आ जाते हैं। एक पूरे का पूरा सेगमेंट बाजू का तैयार हो जाता है जो कि लिए उसके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो उसके अंदर, आपके अंदर ये फीलिंग आना शुरू कर देती है कि मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अब आपको उसके लिए एक वैलिडेशन चाहिए, Self-doubt. नॉन जजमेंटल राय चाहिए, जो कि आपको एक ऐसी जगह से मिलेगी जहाँ पे आप समझते हैं कि आई एम सेफ हियर। और बहुत सारे लोग होते हैं वो नीड टू स्पीक देयर हार्ट आउट। काउंसलर क्या करता है, थेरेपिस्ट क्या करता है, या सीबीटी जिसको हम कहते हैं, अडल्ट्स के साथ हम सीबीटी करते हैं, उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वी आर टॉकिंग टू ए पर्सन हु इज़ नॉन जजमेंटल एंड वी कैन रियली टॉक आवर हार्ट आउट। मेरे पास जब पेशेंट्स या क्लाइंट्स आते हैं तो मैं सबसे पहली चीज़ जो उन्हें समझाती हूँ कि इफ़ यू वांट टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम योर थेरेपी और फ्रॉम योर थेरेपिस्ट और काउंसलर, यू नीड टू टॉक टू योर काउंसलर एज यू टॉक टू राशिद, फॉर एग्जाम्पल। आई मीन, यू नीड टू स्पीक योर हार्ट आउट, फिर ही आपको हमारे पास आने कोई फ़ायदा हो सके। अदरवाइज यू कैन टॉक टू एनी XYZ। सो थेरेपी इज़ रियली गुड थिंग, और इससे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और होती हैं। हम ये समझते हैं कि हमें पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तब तो हम क्विकली भागते हैं, लेकिन हमारे जो ज़हनी मसाइल हैं, जो हम उलझे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़हनी मर्ज़ का शिकार हैं।
ज़हनी मसाइल का शिकार होना और ज़हनी मरीज़ होना, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। लेकिन ज़हनी मसाइल जो हैं उसके लिए भी आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, और अगर आप वो टाइमली ले लेते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते और हैं। वो लेनी चाहिए आपको अगर आपको लगता है कि आप किसी दुनिया उलझन का भर में शिकार हैं। देखें लोग इस चीज़ को अच्छा डॉक्टर अफ़ाफ, मैं अब थोड़ा सा आपकी जो स्पेशलिटी है उसकी तरफ आऊँगा, और मैं चाहूँगा आप अपने जर्नी के हवाले से भी थोड़ा सा बात करें कि साइकोलॉजी या माहिर नफ्सियात होना एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है, और उसमें आपने चूज़ किया कि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, ऑटिज़म का शिकार बच्चे हैं, उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं आप उन पे काम करें, उनकी एबिलिटेशन और रीहेबिलिटेशन पे काम करें। तो ये एक मैटर ऑफ चॉइस था या एक कोइंसिडेंस था, एक इत्तेफाक था? उस पे मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर हमें अपनी जर्नी शेयर करें कि किस तरह से आप इस तरफ आईं, और फिर हम उन बच्चों की नीड्स के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। एक्चुअली ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ होते हैं ना, इसकी तरफ मेरे ख़्याल में हर इंसान की तवज्जो शायद नहीं जाती जब तक उसका कोई ना कोई ऐसा इंटरेक्शन ना हुआ हो। माई फादर वॉज इन ए फोर्स, ही इज़ रिटायर्ड नाउ। सो उनकी पोस्टिंग्स होती थी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, और ज़ाहिर है हम उनके साथ मूव करते थे, ट्रैवल करते थे, तो बहुत सारे ऐसे इलाक़ों में और ऐसी जगहों पे जाने का मौका मिलता था जहाँ पे लगता था कि शायद बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हैं। और स्कूल्स में जब हम जाते थे तो कुछ स्कूल्स तो ऐसे होते थे, अगर मैं आपको बताऊँ मेरी 10th ग्रेड तक जो स्कूलिंग है शायद उसमें मैंने 10 से ज़्यादा स्कूल ही चेंज की हूँ। ज़ाहिर है जब ट्रांसफ़र हुई एक नए स्कूल में गए, और बहुत सारे इलाके ऐसे थे जैसे कि बलूचिस्तान के कुछ इलाके, सिंध के कुछ इलाके, सरहद के, इवन पंजाब के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो कि रिमोट एरियाज़ हैं, और वहाँ पे मुझे वो जो बच्चे थे वो बिल्कुल डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ के साथ नज़र आते थे। अक्सर छोटे इलाकों में तो डिसेबिलिटीज़ आपको पता है वो रोड्स पे नज़र आती हैं। हमारे शहरों में ये जो बच्चे हैं ना स्पेशल नीड्स के साथ, ये घरों में कन्फाइंड है, हैं। इन्हें हम बाहर नहीं निकलने देते कि लोग बातें करेंगे। लेकिन जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे एटलीस्ट ये सेंस डेवलप नहीं है, वो उन्हें निकाल देते हैं कि हाँ बाहर निकलें, बैठें। हमें अक्सर सड़कों पे गलियों में बैठे हुए नज़र आते हैं, दुकानों के बाहर बैठे हुए नज़र आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी उनसे बुलिंग हो रही होती है। सो मुझे वो चीज़ें उस टाइम मेरे बचपन से मेरे अंदर ये महसूस होता था कि ये भी तो सब बच्चे हैं ना, वाई नॉट ऑल दीज किड्स आर इन स्कूल्स, और वाई नॉट दीज किड्स आर एंजॉइंग द सेम थिंग्स विच अदर किड्स आर एंजॉइंग इन एवरीथिंग। सो वो चीज़ें मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर किस तरह से डेवलप कर रही हैं, बट लेटर ऑन एज ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी मुझे ये पता चला कि ये एक फील्ड है, और इस फील्ड के थ्रू जो है हम उन बच्चों तक, उन लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं। सो इट स्टार्टेड लाइक दिस। और फिर मुझे आई स्टार्टेड एज अ टीचर। मैंने एक स्पेशल स्कूल में टीचर के तौर पे अपनी जर्नी का स्टार्ट किया, और वेरी क्विकली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी द प्रिंसिपल ऑफ ए स्पेशल स्कूल, और मैंने कोई 11 साल एज ए प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट सेक्टर स्पेशल स्कूल्स में काम किया। और फिर उसके बाद इट्स बीन लाइक 11 years टू मी इन यूनिवर्सिटी। और फिर यूनिवर्सिटी में आने का मकसद वो शिफ्ट कैसे हुआ, वो ऐसे हुआ कि जब मैं 11 साल तक स्पेशल स्कूल्स में थी, पाकिस्तान के स्पेशल स्कूल्स में, वो मुख्तलिफ़ इलाकों में, पंजाब के स्पेशल स्कूलों में मुख्तलिफ़ जगह पे होती थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, तो मुझे ये लगता था कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ, एक स्पेशल स्कूल मेरे अंडर है, मेरे पास स्पेशल बच्चा आता है, मैं उसको एडमिशन देती हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एडमिशन नहीं दे पा रही। व्हेन आई स्टार्टेड माई फर्स्ट रिसर्च, तो मैंने ये रिपोर्ट किया कि सिर्फ 4% बच्चे जो हैं स्पेशल नीड्स के साथ पाकिस्तान में स्कूल्स में जाते हैं, 96% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। They're out of school. ये मैं स्पेशल बच्चों की बात कर रही हूँ। वैसे तो आपको पता है 2.5 करोड़ के करीब बच्चा पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर है, विच इज़ अ बिग नंबर, और पाकिस्तान अब दुनिया में पहले नंबर पे है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सो मैंने ये सोचा कि मुझे 11 साल हो गए हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हुए, और एज ए प्रिंसिपल मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती थी कि मैं एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हूँ, बट डिस्पाइट ऑफ दैट आई एम अनएबल टू एक्सेस मैनी ऑफ द किड्स, और बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास आते हैं मैं उनको भी इनकार कर देती हूँ। उसका मतलब है ये सिस्टम भी ठीक काम नहीं कर रहा। हैविंग स्पेशल स्कूल्स, हर तहसील में एक स्कूल है स्पेशल स्कूल। फिर मैंने एक रिसर्च इसके ऊपर कंडक्ट की, जिस रिसर्च में मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि एक स्पेशल स्कूल में बच्चे को आम तौर पर मिनिमम जो है वो कोई 1 किलोमीटर का फासला तय करता है, और मैक्सिमम एक बच्चा जो है वो 48 किलोमीटर्स वन साइड ट्रैवल करके स्कूल पहुंचता है। 48 किलोमीटर्स का मतलब ये है कि लाइक 48 आना और 48 जाना। सो स्कूल कितना मीनिंगफुल होगा। अच्छा, ऑन एवरेज इट वाज लाइक 12 किलोमीटर्स, जो कि आम बच्चों के लिए उसका ये है कि 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर बच्चे का स्कूल होना चाहिए, तो वो मीनिंगफुल होता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था उस फाइंडिंग्स का कि जो 1 किलोमीटर के रेडियस में बच्चे बैठे हुए थे स्पेशल स्कूल के, वो भी स्कूलों से बाहर थे। उसकी रीजंस ये थी कि
बहुत सारे बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं वो स्कूल होने के बावजूद स्कूल नहीं पहुंचते क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा स्पेशल नीड्स है। इसका मतलब है कि हमारा स्पेशल स्कूल भी स्पेशल बच्चों को, तमाम बच्चों को कैटर करने के लिए तैयार नहीं है। सो फिर मैंने इसके ऊपर फाइंड आउट करना शुरू किया कि दुनिया में ऐसी कौन सी स्कूलिंग हो रही है जो कि इन तमाम बच्चों को अपने घर के पास जा सकें स्कूल में। तो दैट वाज इंक्लूसिव एजुकेशन। सो दिस लेड मी टू बी एज ए रिसर्चर, और मैंने उसके लिए फिर अपने पीएचडी में भी इंक्लूसिव एजुकेशन और इन सब चीज़ों को किया। मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी इंक्लूजन को प्रमोट करना शुरू किया, इक्वालिटी को प्रमोट करना शुरू किया। और हमने स्पेशल नीड्स के साथ जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो उन्हीं नॉर्मल स्कूल्स में अकोमोडेट हो सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा, आप ऑटिस्टिक बच्चों के लिए काम कर रही हैं, मुझे बताइए बिल्कुल सादा अल्फाज में ऑटिज़म क्या है, इसकी कितनी स्टेजेस हैं और किस स्टेज तक के बच्चे जो आप इंक्लूजन की बात कर रही हैं वो नॉर्मल स्कूल्स में अकोमोडेट हो सकते हैं? देखिए, ऑटिज्म इज़ बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। सादा लफ्ज़ों में मैंने अर्ज़ अब मैं क्योंकि हमारी दोनों ही लोग सुन रहे होते हैं, प्रैक्टिशनर्स भी, अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रैक्टिशनर्स भी, दे नेवर नो अबाउट द रियलिटी ऑफ ऑटिज्म। सो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जब मैं कहती हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो टेंडर एज जिसमें बच्चे का ब्रेन या दिमाग डेवलप हो रहा है, यानी 3 साल से पहले की जो उम्र में बच्चों को डिसऑर्डर्स होते हैं, वो होने वाले डिसऑर्डर्स में से एक डिसऑर्डर ऑटिज्म है। ओके, यानी उसका ऑनसेट या उसका जाहिर होना जो है वो 3 माह के अंदर अंदर 3 साल के अंदर अंदर उसका ऑनसेट जो है वो जाहिर हो जाता है। सो दैट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अच्छा, अब इसको हम स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, व्हाई वी कॉल इट अ स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम का मतलब ये है जस्ट लाइक अ शेड्स ऑफ रेनबो, यानी ये थोड़े से लेके ज़्यादा तक हो सकता है और एक बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ हो सकता है। सो इसलिए हम जब बच्चों को डायग्नोज करते हैं या बच्चों के लिए मैनेजमेंट प्लान्स बनाते हैं तो एक बच्चे का दूसरे बच्चे जैसा पैटर्न नहीं होता, दे ऑल डिफरेंट। और इसको हम न्यूरो डाइवर्सिटी भी कहते हैं। न्यूरो डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि इन बच्चों के ब्रेन में एक्चुअली कोई पार्ट डिफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो ब्रेन के कनेक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होता है। ओके, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपकी ये लाइट्स हैं और एक स्विच है, सो स्विच और लाइट के दरमियान में जो वायर्स हैं दे वर्क डिफरेंटली। वैसे तो रूल ये है ना कि हम ऑन करें तो ये ऑन हो जाए, ऑफ करें तो ऑफ हो जाए, लेकिन अगर इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशन आ रही हो तो हो सकता है कभी ये ऑन हो, कभी ऑफ हो, थोड़ी देर के लिए हो, ज़्यादा देर के लिए हो, कम हो, बंद हो जाए। तो बिल्कुल इस तरह से इन बच्चों का ब्रेन डिफरेंटली वर्क कर रहा होता है। इनके सीखने का ऑटिज्म की वजूहात पे भी बता दें कि वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, जो मोस्टली हमारे रिसर्चेस बताती हैं वो ये बताती हैं कि इट्स मोर जेनेटिक। जेनेटिक, और ये जो जेनेटिकली ऑटिज्म है ये कज़न मैरिजेस की वजह से इसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं या कज़न मैरिजेस का रोल इसमें नहीं है? देखिए, कज़न मैरिजेस ओवरऑल रिसर्च हमें ये बताती है कि इट कैन बी कॉज ऑफ मैनी डिफरेंट डिसऑर्डर्स, लेकिन इट्स नॉट ओनली द वन कॉज। ऑटिज्म भी उनमें आता है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ओके, ठीक है, इट्स नॉट द ओनली कॉज बट वन ऑफ द कॉज ओके, वो है। फिर इस तरह से रिसर्च हमें ये बताती है कि कम उम्र की प्रेगनेंसी, यानी लाइक 19-20 ईयर्स से पहले की जो प्रेगनेंसीज हैं मोस्टली केसेस उनमें रिपोर्ट होते हैं, या लेट एजेस की प्रेगनेंसीज लाइक 35 अबव और 40 अबव। सो जो हमें रिसर्च बता रही है वो इन लेट एजेस की प्रेगनेंसीज और जो जेनेटिक्स हैं वो इसमें रोल प्ले करते हैं। फिर आपका क्वेश्चन था कि इसके लेवल्स क्या होते हैं। सो वैसे तो मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रम, तो एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट टू अदर, बट फॉर लेकिन कोई क्लासिफिकेशन है इसमें? क्लासिफिकेशन है जो हमारा डायग्नोस्टिक मैनुअल जिसको हम यूज़ करते हैं क्लासीफाई करने के लिए, उसमें 3 लेवल्स ऑफ ऑटिज्म है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 3 का मतलब ये है कि जो ऑटिज्म का इफेक्ट्स हैं वो मैक्सिमम है ऑन द चाइल्ड, और लेवल 1 का मतलब है कि द इफेक्ट्स ऑफ ऑटिज्म आर मिनिमम। अब लेवल 1 टू लेवल 2 में जो किड्स फॉल करते हैं दे हैव मच चांसेस फॉर द इम्प्रूवमेंट विद माइल्ड टू मॉडरेट इंटरवेंशंस, यानी आप उन्हें कह लीजिए कि थोड़ी सी सपोर्ट के साथ और रेगुलर थेरेपीज़ के साथ अर्ली एज में आप उनको स्कूलिंग तक उनको लेके जा सकते हैं। इवन दे आर इन जॉब्स। बहुत सारे एडल्ट्स हैं हमारे जो कि इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन वो एडल्ट्स जो हैं वो दे वर नेवर डायग्नोज्ड इन अर्ली एज, सो वो हमें पता ही नहीं था, उन लोगों को पता ही नहीं था, उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं था, एंड नाउ दे आर इन जॉब्स, दे आर इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बट दे हैव चैलेंजेस लाइक सोशलाइजेशन के उन्हें चैलेंजेस होते हैं, लाइक कम्युनिकेशन के समटाइम चैलेंजेस होते हैं, बट दे आर वेल सेटल्ड। और जो लेवल 3 है दे नीड सब्सटेंशियल सपोर्ट, आई मीन उन्हें थ्रू आउट द लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और शायद वो अपनी जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं या अडेप्टिव स्किल्स हैं, यानी अडेप्टिव स्किल्स से मुराद है कि उनकी रोज़मर्रा की जो जैसे खाना पीना, नहाना और इंटरेक्शन करना, वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फिर इसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि इनका मैनेजमेंट प्लान भी अकॉर्डिंगली डिफरेंट होता है।
यानी थेरेपीज़ और इंटरवेंशन जो इनकी की जाती हैं वो भी इनके लेवल्स के मुताबिक डिफरेंट होती हैं। बट फॉर द पेरेंट्स आई मस्ट से कि जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो इनका डायग्नोसिस और असेसमेंट है। ओके। अगर आप राइट टाइम पे राइट असेसमेंट कर लेते हैं तो फिर आपको मैनेजमेंट करना आसान होता है। और वो राइट टाइम किस एज तक है? देखिए 2.5 से 3 साल की उम्र में बच्चे के बिहेवियर्स बहुत विजिबल हो जाते हैं, नज़र आना शुरू होता है कि इसका बिहेवियर और पैटर्न नॉर्मल नहीं है। और उस स्टेज पे आपको बिल्कुल फौरी तौर पे कांटेक्ट करना चाहिए डॉक्टर के साथ और उसकी इंटरवेंशन और थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। दे हेल्प अ लॉट। ऑटिज़म की डायरेक्ट मेडिसिन कोई नहीं है। ये मैं पेरेंट्स को बड़ा क्लियरली बताना चाहती हूँ। देयर इज़ नो डायरेक्ट मेडिसिन विच ट्रीट्स और क्योर ऑटिज़म। हाँ, उसके साथ जो कोमोर्बिडिटीज़ होती हैं लाइक हाइपर एक्टिविटी समटाइम्स बच्चे में आ जाती है, जो कि आमतौर पे नहीं होते, हाइपर एक्टिव नहीं होते हैं ये बच्चे, ये हाइपो एक्टिव होते हैं। या फिर क्या डिफरेंस है हाइपर एक्टिव और हाइपो एक्टिव? मैं आपको इसमें बताती हूँ। अभी इस तरह इनके नींद के मसाइल होते हैं या फिर इनकी ईटिंग पैटर्न्स होते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए गट के इश्यूज हो सकते हैं, उनके लिए आप मेडिकेशन दे सकते हैं जिससे वो थोड़ा सा बेहतर हो जाते हैं। लेकिन ऑटिज़म की डायरेक्ट कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई दम दरूद भी नहीं है। ठीक है, दवाएं असर करती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जाली पीरों से और ऐसे लोगों से जो कि कहते हैं जी इसमें इलाज मौजूद है, इसमें इलाज मौजूद है, उसमें नहीं है। बल्कि पिछले दिनों एक मदर ने मेरे साथ एक वीडियो शेयर की और वो वीडियो कोई साहब थे जो कि मेरे ख्याल डॉक्टर नहीं हैं, ऑटिज़म को नहीं समझते, और वो ये कहते हैं कि ये बच्चे तो जो है ना अल्लाह मियाँ के परिंदे हैं, ये अल्लाह मियाँ के जानवर हैं। उस मदर ने मुझे कॉल की, उसने बताया और उसने कहा कि आप प्लीज़ इसको एड्रेस करें, यू स्पीक ऑन सोशल मीडिया और पब्लिक, तो आप ऐसे लोगों को कहें कि कैसे लोग हैं, हमारे बच्चों को किस तरह के नाम ये देते हैं। मतलब सोशल मीडिया पर बैठ के कोई भी बंदा कुछ भी कहना शुरू कर देता है। सो इट्स नॉट दैट ट्रू। तो इसी तरह से बहुत सारे फेक लोग मौजूद हैं जो कि बेचारे पेरेंट्स को, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स नॉट लाइक कि 2-3 महीने आपने इलाज करवाया तो बच्चा ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब, सवाल का आखिरी हिस्सा ये था कि ऑटिज़म के किस स्टेज तक के बच्चे जो हैं वो इंक्लूजन में आ सकते हैं और नॉर्मल बच्चों के साथ वो अपनी एजुकेशन ले सकते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं? देखिए, अगर आप मुझसे क्वेश्चन करें लेवल 1 और लेवल 2 के लिए तो मैं हमेशा पेरेंट्स को भी ये रिकमेंड करती हूँ कि उनके लिए इंक्लूसिव स्कूल का इंतखाब करें। ओके। लेकिन ऑफ कोर्स उन्हें सप्लीमेंट्री थेरेपीज़ और इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि आपका जिसको आप नॉर्मल कहते हैं सो कॉल्ड, हम उसे बेसिकली टेक्निकली अपनी लैंग्वेज में न्यूरोटिपिकल बच्चे कहते हैं। सो जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं उनके लिए आप समझ लीजिए कोई बच्चा मैथ्स में वीक है या इंग्लिश के सब्जेक्ट में वीक है तो आप उसे सप्लीमेंट्री सपोर्ट के लिए ट्यूशन भेज देते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि आप इन्हें सप्लीमेंट्री सपोर्ट के लिए भेज रहे हैं। एक बच्चा जो कि न्यूरोटिपिकल है वो ABC को लिखता है, ठीक है, हो सकता है ये लिखता ना हो लेकिन ये पजल ABC का फ़ौरन सॉल्व कर लेगा, उसकी शेप में अरेंज कर लेगा। इसका मतलब ये कि उसके कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं लेकिन वो बोल नहीं पाता। स्किल्स ज़्यादा डेवलप्ड होंगी और आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और उसको उस तरह से आपने ट्रीट। एंड पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो ऑटिज़म के साथ बच्चा है दैट इज़ यूनिक विद यूनिक एबिलिटीज़ एंड डोंट कंपेयर एंड प्लान देयर एक्टिविटीज़ लाइक न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन। वो तो जो न्यूरोटिपिकल है उनको भी आपस में कंपेयर करना चाहिए। हर बच्चा डिफरेंट है और ये ऑटिज्म वाले तो बिल्कुल डिफरेंट है। पेरेंट्स को भी नहीं करना चाहिए, डिफरेंटली एबल्ड है और मेरे ख्याल में उन एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और उस पे उस बच्चे को स्ट्रेंथ्स को फोकस करना, उसकी स्ट्रेंथ्स पे वो अपनी ज़िंदगी जिए, वो ज़्यादा बेहतर है। रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में भी हमारा जो फोकस होता है वो पेशेंट की या क्लाइंट की स्ट्रेंथ्स पे होता है। सो वो यूटिलाइज देयर स्ट्रेंथ्स टू इम्प्रूव दो स्किल्स। और हम अनफॉर्चुनेटली एज ए नेशन भी हमारा ये काम है कि हम नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं, नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करते हैं। मेरे एक मेंटोर हैं, वो हमेशा ये कहते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है, वो कहते हैं कि अगर आपके दुपट्टे चादर किसी कपड़े पे कोई दाग लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको दाग नज़र आएगा, और अगर आप उसके ऊपर कोई खूबसूरत सा फूल काट लें तो लोगों को वो दाग नज़र नहीं आएगा बल्कि वो फूल नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस हो सकते हैं लेकिन आप कितने अच्छे तरीके से उन चैलेंजेस को मीट करते हैं और हैंडल करते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक द केस ऑफ ऑटिज्म और एनी अदर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। आप उनकी स्पेशल नीड्स को एक्सेप्ट कीजिए और ये भी एक्सेप्ट कीजिए दैट दे हैव यूनिक एबिलिटीज़ टू परफॉर्म डेली लाइफ स्किल्स और फंक्शनिंग। ख़ास तौर पर पेरेंट्स को स्कूलिंग में प्रॉब्लम होती है। सो हर डिसेबिलिटी और हर डिसऑर्डर के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। उसमें जो पेरेंट्स कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि वो एक प्रोफेशनल हेल्प और प्रोफेशनल गाइडेंस लें और उसके मुताबिक वो उन बच्चों की लाइफ को प्लान कर दें, तो बहुत सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। डॉक्टर आप ये जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं या ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, ये भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हम चाहेंगे कि हम आपसे दोबारा किसी वक्त में रिक्वेस्ट करें और हम पूरा एक सेशन पार्टिकुलरली इसके ऊपर प्लान करें। मैं अपनी कम इल्मी
को भी यहाँ पर दखल दूंगा कि वो भी शामिल है, कि मुझे इदराक नहीं था कि ये इतना लेंथी Lengthy टॉपिक topic है, है। तो बिल्कुल। इसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम Sure. क्योंकि अब हम My अपनी कन्वर्सेशन के उस मार्क पे हैं कि हमें इसको रैप अप करना है, तो हम एक सेशन ऑटिज़म और डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए अलग से भी इंशाल्लाह प्लान करेंगे। टू रैप अप द कन्वर्सेशन, एंड पे हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है। मैं आपसे बहुत मुख्तसर सवाल करूँगा और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप उनके क्विक आंसर्स देते हैं। डॉक्टर अफ़ाफ, हाउ डू यू डिफाइन लाइफ? ज़िंदगी को कैसे डिफाइन करती? Life is happiness, but you have to look and create the happiness. आपको वो create करनी पड़ती है happiness. It's a challenging thing, but you have to create happiness for that. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? मकसद हयात क्या है? मकसद हयात बहुत क्लियर है. The life is temporary and we have to go back to a permanent life. और उसके लिए हम जितने पुरसकून तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें वो बेहतर है, ताकि आगे तो हमें नहीं पता क्या होना है, बट फॉर दिस लाइफ वी मस्ट डील द चैलेंजेस विद पेशेंस एंड अल्टीमेट हैप्पीनेस. और हैप्पीनेस क्रिएट करनी पड़ती है. हैप्पीनेस क्रिएट करनी पड़ती है. हाउ डू यू डिफाइन हैप्पीनेस और कैसे क्रिएट होती है ये? हैप्पीनेस बहुत सारी चीज़ों में आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ता है देखने का. फॉर एग्जांपल, हैविंग अ किड विद ऑटिज़म can be a source of happiness as well when your child is behaving differently and he or she has some different abilities, और वो बहुत सारी चीज़ें वो कर जाता है जो कि दूसरे बच्चे नहीं करते. तो आपको इसको हैप्पीनेस के साथ इंजॉय करना चाहिए, आपको हैप्पी फील करना चाहिए. और इसी तरह से आप बहुत सारी और चीज़ें देख लीजिए. आपके पास बहुत कुछ होता है एज ए नॉर्मल पर्सन भी, कि आप बाजू का एक स्टेप को अचीव करने के बाद दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियों को अपनी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी आसानियाँ उनको आप अप्रिशिएट नहीं करते. अपनी पसंदीदा किताब का नाम बता दीजिए. मेरी जो फेवरेट बुक है ना, जो मुझे ऑल द टाइम मुझे लगता है कि जिसे मुझे पढ़ के बहुत कंफर्ट मिलता है, दैट इज़ होली कुरान. मतलब मुझे उससे बेहतरीन किताब अपनी ज़िंदगी में कोई नहीं लगती. मैं पढ़ती हूँ बहुत सारी किताबें, लेकिन मुझे वो किताब जितना सुकून देती है या मुझे बहुत सारी चीज़ों का आंसर मिलता है, वो मुझे कहीं और से नहीं मिलता. एंड टू एंड दिस अप, अगर कोई मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम स्पेशली हमारी यूथ के लिए? मैं पेरेंट्स के लिए एक मैसेज देना चाहूँगी. एक चीज़ याद रखें, नो पेरेंट इज़ अ परफेक्ट पेरेंट, नो चाइल्ड इज़ अ परफेक्ट चाइल्ड. प्लीज़ पेरेंट्स, परफेक्शन को अपनी लाइफ से निकाल दें. जो लफ्ज़ परफेक्शन का है, परफेक्शन की जगह जो है आप एक्सेप्टेंस और अप्रिसिएशन का लफ्ज़ जो है ना वो इंक्लूड करना शुरू करें. आप अपने बच्चे को एक परफेक्ट फ्रेम में जब देखना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाता. नो ह्यूमन बीइंग इज़ परफेक्ट हेयर. सो एज ए पेरेंट भी आप अपने आप को हल्कान मत करें. आजकल जो हमारा मसला है ना, हम सोशल मीडिया देखते हैं और वो कहते हैं कि पेरेंट्स तो ये करें, ये करें, ये करें. बिल्कुल अपनी लाइफ को सिंपल रखें. जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उन्हीं के साथ बच्चों को ब्रॉट अप करें, और बच्चों की भी जो एबिलिटीज़ नेचुरली उनके अंदर हैं उन्हीं को ग्रो अप करने की कोशिश करें. फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है तो आप किसी के प्रेशर में भी उसको इंजीनियर या डॉक्टर बनाने के लिए फोर्स मत करें. सो परफेक्शन का लफ्ज़ जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में से निकाल दें तो आपको सुकून हो जाएगा. थैंक यू सो वेरी मच अफाफ. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन और मेरे लिए भी इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ था. आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह हम आपको फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे और आपको हम कहेंगे कि आप दोबारा कुछ और टॉपिक्स हैं जिन पे हम आपसे बात करना चाहेंगे. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. आप देख रहे थे पॉडकास्ट लिव विद पर्पस. मैं हूं आपका मेज़बान राशिद महमूद. व्यूअर्स, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप अपनी पसंदीदगी का इजहार इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर कीजिए. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.